Hello, dear students. Hope you're fine and making your preparation well. Uh, Wish you a very good evening. Wish you blessed evening. आप सबको मैं ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत मेरी विशिंग्स और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। डोंट वरी, कभी आप हताश मत होना। कभी भी दिक्कत आती है, इफ़ यू एवर हैव एनी प्रॉब्लम, फील फ्री टू आस्क मी। आप अपने इस सर से पूछ सकते हो। आपके अमित सर ऑलवेज आपके साथ हैं। बाकी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से ये जान करके मुझे अच्छा लगा, मेरे लविंग स्टूडेंट से मुझे जान करके, मेरे जो प्यारे और मेरे जो डिलीजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो परिश्रमी स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये जान करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर पेपर अच्छा हुआ हिंदी का। उनका हिंदी का पेपर था जो 24 तारीख को, उनको वो जान करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो, आपके सारे पेपर्स अच्छे होंगे अगर इफ़ यू आर अ डिलीजेंट स्टूडेंट, डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी ईजियर फॉर यू। सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी ना। हाँ, वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने ना बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने सच्ची बात कही थी कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। असल में ये दिक्कत उन्हीं के लिए हो सकती है ना। कुछ लोग कहे सर ऐसा था वैसा था, तो उनके लिए ये है कि वो डिलीजेंट नहीं है ना, वो परिश्रमी नहीं है, तो उनके लिए गड़बड़ ही लगेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर ख़राब लगा पेपर, उनका अच्छा नहीं हुआ, तो उसमें पेपर कठिन नहीं आया था, बल्कि उन्होंने तैयारी अच्छी नहीं करी थी। तो वो रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ा अच्छी बात कही ना कि सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। जो कायर होते हैं वही डरते हैं, और सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक ते नहीं धीरज खोते। ये जो वीर धुरंधर लोग होते हैं बिल्कुल विचलित होते नहीं, डरते नहीं। बस इसी के साथ आज हम देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ अ फ्यू वर्ड्स विद अप्रोप्रिएट प्रेप्स बाय अमित सर। मैंने आपको कहा था सुबह ये देने के लिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं आपको सुबह ही दूंगा, वो क्योंकि व्यस्तता है ज़िंदगी में, अपनी भी ज़िंदगी चल रही है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसलिए मैं दे ना सका। लेकिन ठीक है, देर से ही सही दुरुस्त मैं आपको दूंगा। ये जितने भी इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, देखो प्रेपोजिशन के बारे में आपको एक चीज़ ये बता दूं कि प्रेपोजिशन एक ऐसा मसला बन जाता है, एक ऐसी जद्दोजहद स्टूडेंट्स के लिए बन जाती है जो कि वो बड़ी मेहनत करते हैं, तब पर भी प्रेपोजिशन को पूरी तरीके से कमांड उनका नहीं हो पाता ना कंपटीशन में, और कई एग्जाम्स में उनके लिए प्रेपोजिशन टूल बन जाता है। प्रेपोजिशन के अकेले प्रेपोजिशन पर किताबें लिख दी गई हैं, तो आप समझ सकते हो कि प्रेपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई योर अमित सर इज़ विद यू। आपके अमित सर आपके साथ हैं। हाँ, मैंने आपके लिए मेहनत करके वो सारे शब्द, लगभग जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, मैंने वो सारे वर्ड्स पिक कर लिए हैं, वो कलेक्ट कर लिया है, सारे संग्रहित कर लिया और आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। आपको समझाऊंगा सारे शब्द। बस आपको करना ये है कि देखो देखो आपको समझना पड़ेगा कि रिवीजन, मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। देखो, ये बात कहते हुए बिल्कुल मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझानी, जहाँ मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं आपको रिवीजन का महत्व समझा सकूं। और आपको जितने भी वीडियोस हैं आपको मतलब सारे आपको रिवाइज कर डालने हैं अच्छे से। उसके बाद तो एवरीथिंग विल बी फाइन, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। चलो देखते हैं इसको हम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ अ फ्यू वर्ड्स विद अप्रोप्रिएट प्रेप्स। ये प्रेप्स का मतलब मैंने शॉर्ट में, नहीं तो आप कहोगे सर क्या लिख देते हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, उसको मैंने शॉर्ट में कर दिया। प्रेपोजिशन है ये। क्या है ये प्रेपोजिशन है। अच्छा, कुछ बहुत विद्वान लोग होते हैं जो इसको प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल भाई गलत है। मैं बता दूँ उनके लिए इसको प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उसके बाद जिशन ना, प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते। चलो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जिनके साथ वही प्रेपोजिशन आएंगे, या आप इसी पॉइंट को, इसी चैप्टर को आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन का भी नाम दे सकते हो। फिक्स्ड प्रेपोजिशन ना, आप समझ लो ना प्रेपोजिशन की स्पेलिंग। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, लेट मी राइट इट अगेन, FIXED, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन ना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी आप इसी चैप्टर को कह सकते हो। आज हम इसको डील करेंगे और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके लिए जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखते हैं एंक्सस फॉर समबडी अबाउट समथिंग ना। देखते हैं, देखो एंक्सस के साथ अगर आप किसी इंसान के विषय में चिंतित हो, किसी इंसान को लेकर के चिंतित हो, तो आप उसके लिए एंक्सस फॉर लगाओगे। क्या लगाओगे? फॉर। यहाँ एस बी का मतलब, मैं बिफोर आई स्पीक एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो, इससे पहले कि मैं इस वीडियो के बारे में कुछ बोलूँ, इस चैप्टर को आगे ले चलूँ, बिफोर आई प्रोसीड, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ अगर आपको एस बी दिखता है तो उसको आप समबडी समझना। क्या समझना? समबडी ना। एस बी स्टैंड्स फॉर समबडी, वहाँ समबडी है। और अगर आपको एस टी एच दिखे, क्या दिखे? एस टी एच, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ना, तो एस टी एच स्टैंड्स फॉर समथिंग। समथिंग मतलब कोई चीज़, कोई वस्तु। क्लियर ना? अगर आपको एस टी एच दिखे तो उसका मतलब किसी वस्तु से है, और अगर आपको एस बी दिखे तो उसका मतलब किसी पर्सन से है, किसी व्यक्ति से है।
ना somebody से है। तो ये सारी चीज़ें आप समझना। आगे चलते हैं, देखते हैं हम क्या है। एंक्सस फॉर somebody अबाउट समथिंग। एंक्सस फॉर समबडी, जब आप किसी के लिए चिंतित होते हो तो उसके लिए आप एंक्सस कहते हो। और किसी चीज़ को लेकर के आप चिंतित होते हो, किसी वस्तु के बारे में, अगर किसी थिंग के बारे में आप चिंतित हो तो उसके लिए आप एंक्सस अबाउट लगाओगे ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि आई एम एंक्सस, आई एम एंक्सस, आई एम एंक्सस फॉर माई स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में चिंतित हूँ ना। चिंतित मतलब मेरा कंसर्न उनके ऊपर है भाई, उनका एग्ज़ाम है, मेरे दिमाग में है, तो वो जितना मेहनत न कर पाए उनसे ज़्यादा मैं मेहनत करूँ, ये मेरा दायित्व बन जाता है। एज अ टीचर ये मेरा दायित्व बन जाता है। वैसे भी अच्छा टीचर, ये जो टीचर की जॉब होती है बड़ी गरिमामयी पोस्ट होती है, और टीचर का स्टूडेंट से जो लगाव होता है बड़ा अनोखा होता है, केवल एक टीचर समझ सकता है। और किसी भी टीचर के लिए ना वो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके रियल असेट्स होते हैं। टीचर के लिए क्या होता है, टीचर के लिए उनकी स्टूडेंट्स ही उनके रियल असेट हैं। रियल असेट मतलब समझते हो, असली संपत्ति, असली संपत्ति होते हैं। तो नो डाउट यू ऑल आर माई रियल असेट्स। आप सभी लोग मेरे वास्तविक असली संपत्ति हो, असेट्स हो। आप मेरे लविंग स्टूडेंट्स हो, जहाँ कहीं भी रहो आप खुशी रहो। माई विशिंग्स एंड माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। बस मेरे लिए आप ये बात याद रखना कि वो एक फ्रेज है ना कि दुआओं में याद रखना, तो बस वही करना आप। मुझे दुआओं में याद रखना, बाकी तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क मी ना। आपके अमित सर हमेशा आपके साथ हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। कभी भी आप उसके बारे में चिंतित मत होना। ठीक है, देखते हैं। एंक्सस फॉर समबडी, तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम एंक्सस फॉर माई स्टूडेंट्स। और अबाउट समथिंग तो हम कह सकते हैं कि नो स्टूडेंट। जैसे इसका एक एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, तो इसको आप देखो, आपको एग्जाम में आएगा तो आपको तो ऐसे ही करना रहेगा ना। आपको एग्जाम में क्या आएगा, ये गलत दिया रहेगा। यहाँ एंक्सस के साथ विद दे देगा, या ऐड दे देगा, या कुछ और। यहाँ अबाउट के स्थान पे फॉर और दे देगा, तो वो गलत माना जाएगा ना। तो इसका एग्जांपल, जैसे अबाउट का एग्जांपल दूँ तो इसका ऐसे होना चाहिए ना, नो स्टूडेंट, किसी भी परीक्षार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को, नो स्टूडेंट शुड बी एंक्सस, शुड बी एंक्सस, नो स्टूडेंट शुड बी एंक्सस अबाउट एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल चिंतित मत हो यार, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम ना। आपको मतलब इन्जॉय करो, मतलब इन्जॉय मतलब जो पढ़ रहे हो आप उसको इन्जॉय। अच्छा, किसी एक चीज़ और, आप ये जान लो कि जो आपका वर्क होता है, जो आपका काम होता है, अगर आप उसको इन्जॉय, एक इन्जॉयमेंट समझ करके, एक इंटरेस्ट, एक रुचि समझ करके करते हो, तो वो वर्क आपको वर्क जैसा नहीं लगता, फिर आपको उसमें अलग समझ आने लगता है। तो इन्जॉय करके पढ़ो, मस्ती से रहो, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, आपके फेवर में होगा। देखते हैं सेकंड वाला है अप्लाई टू समबडी फॉर समथिंग। जब आप किसी के लिए, जब किसी को अप्लाई करते हो, किसी चीज़ के लिए अप्लाई मतलब उससे कोई निवेदन करते हो तो ना, कोई चीज़ के लिए अप्लाई करते हो किसी चीज़ को, तो उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के लिए अप्लाई करते हो तो अप्लाई टू समबडी हो जाएगा। मतलब जैसे आप कोई पोस्ट के लिए किसी से निवेदन करते हो, किसी इंसान को अप्लाई करते हो, तो कहोगे कि यू अप्लाई टू हिम ना। आपने, अगर वो इंसान है तो उसके लिए, पर्सन है तो उसके लिए आप टू लगाओगे, और जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए फॉर लगाओगे। जैसे मैं कहूँ कि आई अप्लाइड टू हिम, मैंने उनको अप्लाई किया फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मैंने उनसे अप्लाई किया ना। या यहाँ हिम पे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह कुछ भी डाल दो, तो मतलब अप्लाइड के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। जब वो अप्लाइड के साथ हमेशा टू का प्रयोग तब होगा जब कोई पर्सन सामने हो, और अप्लाइड के साथ फॉर का प्रयोग हमेशा तब होगा जब उसके साथ, उसके लिए मतलब उसके सामने कोई थिंग हो, मतलब कोई वस्तु हो ना। तो इंसान के लिए टू आएगा, और थिंग्स के लिए क्या आएगा, फॉर आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आगे देखते हैं। अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तर, मतलब रिस्पॉन्सिबल होना। क्या होना, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना। किसी चीज़ का उत्तरदायित्व मतलब उत्तरदायी होना, रिस्पॉन्सिबल होना। जैसे कोई चीज़ अगर हो गया तो उसके उत्तरदायी जो हैं, उसके जो जिम्मेदार हैं, वो रिस्पॉन्सिबल जो हैं उसके ना, वो उसके लिए अकाउंटेबल शब्द का प्रयोग आप कर सकते हो। तो किसी व्यक्ति के अगर आप जिम्मेदार बनते हो तो अकाउंटेबल टू हो जाएगा, और किसी चीज़ के आप अगर जिम्मेदार बनते हो तो उसके लिए फॉर समथिंग हो जाएगा। आगे क्या है, ग्रेटफुल टू समबडी और फॉर समथिंग। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, देखो ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ होना। क्या होना, कृतज्ञ होना। अगर किसी के आप एहसानमंद हो तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, ग्रेटफुल लगाओगे। और किसी चीज़ के लिए अगर आप ग्रेटफुल हो, एहसानमंद हो, तो उसके लिए क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। जैसे मैं कहूँ कि ना कि आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। नो डाउट सभी को अपने माता पिता का एहसान, भाई उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।
आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, ये ई है आपका ना। तो यहाँ पर ये माई पेरेंट्स, ये पेरेंट्स जो हैं वो क्या हैं, पर्सन है, तो इनके लिए मैंने टू लगाया। अगर कोई चीज़ के लिए आप किसी के एहसानमंद होते हो तो उसके लिए फॉर लगाओगे ना। जैसे मैं कहूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए एहसानमंद हूँ। तो हेल्प ना, यहाँ हेल्प क्या है, वस्तु है ना, मतलब ये समथिंग है, कोई चीज़ है, इंसान तो है नहीं। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। क्लियर ना। चलो, तो ग्रेटफुल, इसी अब ग्रेटफुल के मतलब भी कृतज्ञ होता है, थैंकफुल के मतलब भी कृतज्ञ होता है, ऑब्लाइज्ड के मतलब भी कृतज्ञ होता है। तो तीनों का वही फंडा है ना। जब किसी इंसान के प्रति अगर आप कृतज्ञ होते हो तो उसके लिए टू लगाओगे, किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हो तो फॉर लगाओगे। तीनों का फंडा वही है। आगे देखते हैं हम। प्रे टू समबडी फॉर समथिंग, किसी से अगर आप प्रार्थना करते हो तो उसके लिए टू लगाओगे। जैसे आई प्रे टू यू या आई प्रे टू गॉड, तो आप टू लगाओगे। किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो तो फॉर लगाओगे। जैसे आई प्रे टू गॉड फॉर योर सक्सेस, मैं आपकी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो कि मैं वास्तव में करता हूँ। देखता हूँ यूज़फुल टू समबडी फॉर समथिंग, जैसे मैं कहूँ कि दिस वीडियो, दिस लेशन, प्रेपोजिशन ना, दिस लेशन ऑफ प्रेपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का जो लेशन है इज़ यूज़फुल टू यू, वो आपके लिए यूज़फुल है। और मैं कहूँ कि आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल है तो उसके लिए मैं फॉर लगा दूंगा। दिस लेशन ऑफ प्रेपोजिशन इज़ यूज़फुल फॉर योर एग्ज़ाम। तो आप समझे ना, यूज़फुल किसी व्यक्ति, यूज़फुल टू किसी व्यक्ति के लिए, यूज़फुल फॉर किसी वस्तु या किसी चीज़ के लिए। ओके, आगे देखते हैं। आर्ग्यू विथ समबडी, आप किसी से जब किसी इंसान से बहस करते हो तो उसके लिए विथ आता है, और किसी चीज़ के लिए या किसी के खिलाफ बहस करते हो तो फॉर आता है ना। और इसी तरीके से एग्री, किसी के साथ अगर आप सहमत होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये वाला आप मतलब नोट करके इसको दिमाग में बिठा लीजिए। देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, आपको सारे जो जितने वर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसको कम से कम 2-3 बार आप रिवाइज़ कर लेना। या तो ऐसा करना कि सारे शब्द आप नोट कर लेना, 2-3 बार उसको रिवाइज़ कर लेना। क्लियर ना। हाँ, देखते हैं। एग्री विथ समबडी, अगर आप किसी इंसान से सहमत होते हो तो उसके लिए आप विथ लगाओगे। लेकिन किसी प्रपोजल, किसी प्रस्तावना पर आप सहमत होते हो तो उसके लिए टू लगाओगे। जैसे मैं कहूँ कि आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ, अच्छा जो कहते हैं आई एम एग्री वो गलत है ना, आई एम एग्री विथ यू गलत होता है। या आई एम एग्रीड कह सकते हो, AGREED करके आई एम एग्रीड कह सकते हो आप, लेकिन आई एम एग्री कहना गलत है ना। एग्री कोई एडजेक्टिव थोड़ी, वो तो वर्ब है। तो आप क्या कहते हो, कहते हो आप आई एग्री। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में सिंटैक्स में दे देगा कि आई एम एग्रीड विथ यू, तो वाक्य गलत है। आपको दे देगा एग्जाम में आई एम एग्री विथ यू, तो गलत हो जाएगा। उसका सही क्या होगा, आई एग्री विथ यू, ना कि आई एम एग्री विथ यू। या अगर अगर आपको दे दे कि आई एम एग्रीड, AGREED, ये दे दे तब पर भी सही है, लेकिन आई एम एग्री देता है तब गलत है ना। आप कह देना उसका आई एग्री विथ यू। तो आई एग्री विथ यू, यहाँ ये इंसान था, पर्सन है, इसलिए मैंने विथ लगाया। और किसी प्रपोजल पे मैं एग्री होता हूँ तो जैसे कहूँ कि आई एग्री टू दिस प्रपोजल, आई एग्री टू दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल को लेकर के मैं क्या हूँ, सहमत हूँ। प्रपोजल, इस प्रस्तावना को लेकर के भाई मैं सहमत हूँ। PRO क्या था ये, PROPO, ये आर था भाई, PROPOSAL ना, SAL प्रपोजल। चलो आगे देखते हैं भाई। एग्री के बाद ये एग्री वाला इंपॉर्टेंट था। एंग्री और एनॉयड दोनों का मतलब गुस्सा होना होता है। तो किसी इंसान से आप गुस्सा होते हो तो उसके लिए विथ लगाते हो, किसी चीज़ पर गुस्सा होते हो तो एट लगाते हो। जैसे मैं कहूँ कि ऑल द पीपल आर एंग्री, या ऑल द पीपल आर एनॉयड विथ, क्या लगाएंगे, ऑल द पीपल आर एनॉयड विथ लीडर्स, सारे जो जनता है वो नेता से नाराज है। तो ऑल द पीपल आर एंग्री, ऑल द पीपल आर एनॉयड विथ द लीडर एट देयर करप्शन, मतलब सभी लोग, सारी प्रजा क्या है, इस जनता, सारी जनता जो है, सारी प्रजा जो है वो नेता से नाराज है उनके करप्शन पर, उनके भ्रष्टाचार पर, उनके, उसके लिए ऐड लगा देंगे और इंसान के लिए विथ लगा देंगे। तो इसको भी आप देख लो। बार्गेन विथ समबडी फॉर समथिंग, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, जो ज़्यादातर औरतें करती हैं ना। देखो मुझे फेमिनिज्म का शिकार मत बनाना भाई, मैं बस ऐसे ही बोल दे रहा हूँ ना। हाँ, नहीं तो आप कहो कि सर ऐसे बोल रहे हैं, मतलब ज़्यादातर वही करते हैं ना ये तो बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, जिसको आप हैगलिंग भी कहते हो ना। एक शब्द मैं आपको और बता दे रहा हूँ, हैगलिंग। हैगल का मतलब भी हो मोल भाव करना, बार्गेन का मतलब भी होता है मोल भाव करना ना। अच्छा अच्छा, एक शब्द मैं आपको और बता दूं जो विशेषकर औरतें करती, देखो मुझे फेमिनिज्म का शिकार मत बनाना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, मैं केवल आपको शब्द बता रहा हूँ, मेरा जो इंटेंशन है वो आपको शब्द बताने का है। बाकी जो ज़्यादा करते हैं बस यही मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य उसके पीछे बुरा नहीं ना। तो ये
विशेषकर देखो कभी कभी क्या होता है कि जो घरों में जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, कोई फेरी वाला अगर कोई सामान लेकर के आ जाता है, जैसे कपड़ा बेचने आ गया, तो क्या करती हैं, रोक लेती हैं कि भैया कपड़ा दिखाओ। फिर उसके लगभग जितना बंडल होता है कपड़े का पूरा उसको ओपन करवा लेती हैं अपने सामने पूरा उसको। उसके बाद लेती कुछ नहीं, बाद में कहते हैं अरे ठीक है भैया बाद में लेंगे आप जाओ। तो ऐसे शॉपिंग को, या फिर आप किसी दुकान पे चले गए, उसके पूरा सामान आप निकलवा के देख लिए, फिर लास्ट में बोले कि अरे ठीक है हम बाद में लेंगे, अभी अभी मुझे पसंद नहीं आया। तो इस प्रकार की शॉपिंग को हम इंग्लिश में विंडो शॉपिंग कहते हैं ना। ज़्यादातर तो औरतें ही करती हैं। तो ऐसी इस प्रकार की शॉपिंग को हम विंडो शॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडो शॉपिंग कहते हैं। खैर ये एक शब्द था ना, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ना आए तो, लेकिन आप शब्द है तो आप जानते रहिए। चलो ठीक है, क्योंकि भाई मैं थोड़ा इसी प्रकार का हूँ, मैं शब्द बताता रहता हूँ। दोज हु आर माई डियर स्टूडेंट, दोज हु आर माई क्लोज स्टूडेंट्स, जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे जानते हैं, दे नो मी बेटर। ये शर शब्द वगैरह बहुत ज़्यादा बताते हैं। और वैसे भी मुझे शब्दों से प्यार है। आई एम अ लोगो फाइल, मैं लोगो फाइल हूँ भाई, मुझे शब्दों से प्रेम है। और अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि आपके विचार अच्छे हैं। खैर ठीक है। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। अगर किसी इंसान से आप मोल भाव करते हो तो आप बार्गेन विथ लगाओगे, और किसी चीज़ के लिए मोल भाव करते हो तो फॉर लगाओगे। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई मेन कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर कुछ भी बोलते हैं। तो मेन बार्गेन, मेन बार्गेन, मेन बार्गेन, ये ए आई है ना, इसको ए आई समझना आप। मैं वापस से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? मेन बार्गेन, मेन बार्गेन विथ द शॉपकीपर। दुकानदारों के साथ ये जो इंसान होते हैं क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। शॉपकीपर, दुकानदारों से ये जो मेन होते हैं वो क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। और किसके लिए मोल भाव करते हैं? फॉर द कुछ भी आप लिख लो, मैं फॉर राइस लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर राइस ना, चावल के लिए वो क्या करते हैं? दुकानदार से मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हैगलिंग करते हैं ना, कि 5 रुपये जोड़ दो भैया, इस तरीके से। ठीक है। 13 पे है बोर्न ऑफ समबडी। किसी, अगर आप किसी से पैदा हुए, किसी से उत्पन्न मतलब बोर्न ऑफ समबडी और बोर्न इन अ कंट्री, किसी देश में पैदा हुए तो उसके लिए इन लगता है, किसी इंसान से पैदा हुए तो ऑफ लगता है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो इसका सेंटेंस आप तो अब इस लेवल पे हो, आप सेंटेंस खुद के बना सकते हो ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है आप यही नोट करो ना। ये सारे शब्द आप नोट कर लेना और 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लेना, तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बोर्न ऑफ समबडी, बोर्न इन अ कंट्री ना, ये हो गया। कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ आप कंप्लेन करते हो और किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करते हो तो ऑफ लगेगा ना। जैसे आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट यू ऑफ योर थीवरी, आपकी चोरी के बारे में मैंने आपके खिलाफ कंप्लेन किया। आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट यू ऑफ योर थीवरी, तो इस तरीके से हो जाएगा। और यही तरीके से इसी तरीके से कॉल ऑन समबडी होता है और एट अ प्लेस। जब किसी को आप कॉल करते हो, किसी को आप बुलाते हो ना, किसी को आप कॉल करते हो तो उसके साथ ऑन आता है। किसी स्थान पर किसी को बुलाते हो तो उसके लिए ऐट आता है। जैसे हम कहें कि ये कह लें कि अ पीजेंट कॉल्ड ऑन गांधी जी। अ पीजेंट वो आपके इंडिगो में है ना, वो जो कि किसान होता है, वो उसका नाम क्या था आप जानते हो, वो जो फार्मर था ना, उसका जो भी नाम था, वो किसान ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप उसको रिवाइज कर लेना भाई ना, एग्जाम में आने वाला है आपका इंग्लिश वाला भी। तो वो जो पीजेंट था, जो किसान था ना, वो क्या करता है? वो गांधी जी के पास जाता है, उनको बुलाता है। तो ही कॉल्ड ऑन गांधी जी, वो क्या करता है? ही कॉल्ड ऑन गांधी, ही कॉल्ड ऑन गांधी जी एट हिज प्लेस, अपनी एट हिज प्लेस या एट हिज टाउन आप कह लो। तो किसी स्थान पे अगर आप बुलाते हो तो उसके लिए ऐट लगेगा, और किसी इंसान को बुलाते हो तो उसके लिए ऑन लगेगा। तो मुझे लगता है आप समझ के आगे देखते हैं। डिफर विथ समबडी ऑन समथिंग, डिफर विथ समबडी ऑन समथिंग, डिफर फ्रॉम। अच्छा, ये डिफर के साथ आपका विथ भी लग सकता है, ऑन भी आता है और फ्रॉम भी आता है। इसीलिए कहते हैं प्रीपोजिशन, मतलब इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले ना, ये प्रीपोजिशन चाइल्ड्स प्ले नहीं है। ये चाइल्ड्स प्ले भी आपके एग्जाम में आ सकता है, एक इडियम है ना, बच्चों का खेल जिसको आप कहते हो ना, जिसको आप इसी और आसान भाषा में आप उसको ये भी कहते हो, क्या? बेड ऑफ रोजेस। क्या कहते हो? बेड ऑफ रोजेस, फूलों का सेज नहीं है। ये दोनों नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है, बेड ऑफ रोजेस, चाइल्ड्स प्ले, इस तरीके से ना। चलो देखते हैं। तो डिफ़र विथ समबडी ऑन समथिंग, डिफ़र फ्रॉम। अभी मैं आपको दोनों के में अंतर बता देता हूँ। डिफ़र विथ समबडी कब होगा, मतलब डिफ़र के साथ विथ का प्रयोग कब होगा और डिफ़र के साथ फ्रॉम का प्रयोग कब होगा। लेट मी टेल यू इट और लेट मी मेक इट क्लियर। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब डिफ़र का मतलब मतभेद होने से हो, किससे होने, मतभेद होने से हो, मतभेद होना,
या जब डिफ़र का मतलब क्या हो, असहमत होना, जब असहमत होना हो। इस सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना। जब डिफ़र का मतलब मतभेद होना हो या असहमत होना हो, तब इसके साथ विथ आता है। जैसे मान लो कि मैं आपसे असहमत हूँ, या आपका जो मतभेद, आपका जो मत है, आपकी जो सोच है, उससे मेरा जो सोच है वो थोड़ा अलग है ना, मैं मतभेद रखता हूँ आपसे, तब उसके लिए मैं डिफ़र विथ यू लगाऊंगा। जैसे मैं कहूँ कि आई डिफ़र विथ यू, मैं थोड़ा आपसे असहमत हूँ ऑन दिस पॉइंट, इस विषय पर मैं आपसे असहमत हूँ। आई डिफ़र विथ यू ऑन दिस पॉइंट। क्लियर ना। और वहीं अगर आप किसी चीज़ से अलग हो, यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न होना, इसके मतलब क्या होता है, भिन्न होना। जब डिफ़र का मतलब भिन्न होना हो, अलग होना हो, तब उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है ना। जैसे मैं कहूँ कि द चाइल्ड, जो बच्चा है वो अपने पिताजी से थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, तो डिफर्स द चाइल्ड डिफर्स फ्रॉम हिज फादर, फ्रॉम हिज फादर। बेटा जो होता है वो बाप से अलग होता है ना। द चाइल्ड डिफर्स फ्रॉम हिज फादर, ये फ्रॉम हिज फादर। चलो आप समझ गए। जब डिफ़र के मतलब, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, जब डिफ़र के मतलब असहमत होना हो, मतभेद होना हो, तब विद डिफ़र विद समबडी होगा और ऑन समथिंग होगा। मतलब किसी इंसान से जिससे आप मतभेद रखते हो उसके लिए विद लगाओगे, किसी चीज़ पर अगर आप मतभेद रखते हो तो उसके लिए ऑन लगाओगे। क्लियर ना। और जब किसी इंसान से या किसी चीज़ से आप डिफरेंट हो, अलग हो, हट करके हो, भिन्न हो, तो उसके लिए आप फ्रॉम लगाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आगे देखते हैं, डाई ऑफ अ डिजीज़, डाई फॉर अ कॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखता हूँ, जब किसी बीमारी से आप मरते हो तो उसके लिए ऑफ लगाते हो, और किसी कारण के लिए मरते हो तो उसके लिए फॉर लगाओगे। जैसे मैं कहूँ कि ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से मर गया। तो ये बीमारी जो थी हार्ट अटैक वाली, वो इससे मरा। तो जब कोई बीमारी से आप मरते हो तो उसके लिए मतलब, जब कोई बीमारी से लोग मरते हैं तो उसके लिए ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं जब लोग, हाँ, जब ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से मारा, तो उसके लिए आप ऑफ लगाओगे। और अगर वो किसी कारण बस मरा, किसी कारण के लिए मरा, किसी चीज़ के लिए मरा, तो उसके लिए फॉर लगाओगे। जैसे मैं कहूँ कि आवर सोल्डर्स ना, या सोल्डर्स नहीं कहूँ, मैं ऐसा कह लूँ कि मतलब वन शुड, क्या करना चाहिए, वन शुड डाई फॉर वंस कंट्री, किसी को अपने देश के लिए मरना चाहिए। फॉर, या फिर वन शुड डाई फॉर अ नोबल कॉज, किसी को एक अच्छे कारण के लिए मरना चाहिए। तो वन शुड डाई फॉर वंस कंट्री। तो यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर भी आप ध्यान दो कि ये जो वन आपका जब सब्जेक्ट होगा ये प्रोनाउन वन जब आपका सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ पॉसेसिव केस में वंस ही आएगा ना, हीज नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है। क्या आएगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा कि यहाँ पर वन दिया रहेगा और यहाँ पर हीज दे देगा या हर दे देगा, तो गलत हो जाएगा। वन के साथ भी जो पॉजिटिव केस होता है वो वंस आता है ना। तो यहाँ पर डाई के साथ आप देख रहे हो कि फॉर का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इंक्वायर ऑफ समबडी, इंक्वायर इनटू मैटर। हाँ, किसी से पूछताछ करते हो किसी इंसान से, तो उसके साथ ऑफ लगाते हो। सॉरी, कुछ आवाज़ें आ रही थी। हाँ, तो जब किसी इंसान से आप पूछताछ करते हो तो उसके साथ ऑफ लगाते हो। और जब किसी विषय, मतलब किसी मैटर में पूछताछ आप करते हो, इंक्वायरी करते हो, तो उसके लिए इनटू लगाते हो ना। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट समबडी विथ समथिंग, इंटरेस्ट समथिंग टू समबडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको आ सकता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंपना। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सौंपना। कोई चीज़ किसी को सौंप देना, तो उसके मतलब होता है इंटरेस्ट ना। किसी के ऊपर विश्वास करके कोई चीज़ सौंप देना, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। क्या होता है, इंटरेस्ट ना। अच्छा, जब कोई चीज़ आप किसी को सौंपते हो तो उसके लिए, जैसे अगर आप उसका प्रयोग ऐसे करोगे, मतलब पहले आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आप लिख देते हो। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पर्सन होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो निर्जीव चीज़ और जानवर होते हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या आप इसको उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। या उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो, जब आप क्या और किसी से प्रश्न पूछते हो तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या और किसी से प्रश्न पूछते हो तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, और आपको ज्ञात हो जाता है कि वो वर्ब आपका ट्रांसटिव था कि इंट्रांसटिव था, सकर्मक था या कर्मक था। इसी तरीके से जो क्या का उत्तर होता है, जो क्या प्रश्न का उत्तर होता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लेट मी राइट इट। जो क्या का उत्तर होता है, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और जो किसे का उत्तर होता है, जो किसे का, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जो किसी का उत्तर होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दोगे यहाँ पर, मतलब जो पर्सन होता है। इंटरेस्ट समबडी, जब किसी को आप सौंपते हो तो उसके क्या सौंपते हो उसको, उसके लिए विथ लगाओगे। इंटरेस्ट समबडी विथ समथिंग। जैसे मैं कहूँ कि आई इंटरेस्ट
आई इंटरेस्ट मैं आपको सौंपता हूँ, आई इंटरेस्ट यू मैं आपको सौंपता हूँ विथ माई बाइक ना, मैं आपको अपनी बाइक सौंपता हूँ विथ माई बाइक, आप समझ लो इसको, आई इंटरेस्ट यू विथ माई बाइक। और जब आप क्या करते हो, सॉरी कुछ आवाज़ आ रही थी, यहाँ देखो आप, जब आप किसी को कुछ सौंपते हो, मतलब जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर दो, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ना करके, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ना करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हो, तो हमने एक सिंपल सा नियम पढ़ा हुआ है कि जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम टू या फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू या फॉर लगाते हैं। तो जब आप यहाँ पर देखो इंटरेस्ट समबडी, जब मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा था तो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले मैंने विथ लगाया था, क्लियर ना। और यहाँ पर जब आप समथिंग, मतलब जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पहले लिख दोगे तो इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन, इस पर्सन के पहले आप क्या लगाओगे? टू लगाओगे। क्या लगाओगे? टू। ऑलवेज रिमेंबर दैट ना। चलो आगे देखते हैं। फैमिलियर टू समबडी विथ समथिंग, जब आप किसी इंसान से परिचित होते हो तो उसके लिए टू लगाते हो, और किसी चीज़ से परिचित होते हो तो उसके लिए फैमिलियर विथ लगाते हो। जैसे मैं कहूँ कि आई एम फैमिलियर विथ दिस प्लेस, मैं इस प्लेस से क्या हूँ? परिचित हूँ। आई एम फैमिलियर विथ दिस प्लेस, या आई एम फैमिलियर विथ योर बिहेवियर, आपके बर्ताव से मैं परिचित हूँ, या आई एम फैमिलियर विथ योर एटीट्यूड, इस तरीके से तो आप कह सकते हो। और किसी इंसान से जब आप परिचित होते हो, फैमिलियर होते हो, तो उसके लिए विथ लगाते हो। तो क्या कहो, सॉरी टू लगाते हो। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं कहूँ कि यू आर फैमिलियर टू मी, आप मेरे लिए आप मुझसे परिचित हो, यू आर फैमिलियर टू मी, क्लियर ना। चलो देखते हैं आगे। आगे है इम्प्रेस समथिंग ऑन समबडी, किसी को प्रभावित करना, किसी को इम्प्रेस करना ना। जब आप किसी चीज़ से किसी को प्रभावित करते हो तो उसके लिए क्या लगाओगे? जब आप इसमें क्या होता है, इसमें जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ऑन लगाओगे। क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। जैसे मैं कहूँ कि गांधी जी इम्प्रेस्ड, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे गांधी जी ने क्या किया? अपनी ईमानदारी से लोगों को प्रभावित किया, इम्प्रेस कर लिया। तो अगर मैं उनकी ईमानदारी को पहले कर दूँ, ईमानदारी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना। जो निर्जीव चीज़ें, इनएनिमेट चीज़ें या जानवर होते हैं उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? गांधी जी इम्प्रेस्ड हिज सिंसियरिटी ऑन एवरीवन। गांधी जी ने सभी को अपनी ईमानदारी से क्या कर लिया? प्रभावित कर लिया, इम्प्रेस कर लिया। तो ये आप समझ गए। लेकिन जब इम्प्रेस के तुरंत बाद अगर आप कोई इम्प्रेस के तुरंत बाद जब आप कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना रख करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हो, क्या रखते हो? इम्प्रेस के तुरंत बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना रख करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप रखते हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई पर्सन आप रख देते हो। तो आप क्या करोगे? उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, उस निर्जीव चीज़ या कोई वस्तु या कोई जानवर के पहले आप क्या लगाओगे? विथ लगाओगे। ध्यान से, इम्प्रेस के तुरंत बाद जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आप विथ लगाओगे। लेकिन इसमें क्या था? जब आप इम्प्रेस के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखोगे, कोई वस्तु रखोगे, तो उस पर्सन के पहले आप ऑन लगाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको ध्यान दे लेना। तो इम्प्रेस समबडी विथ समथिंग, जैसे गांधी जी इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हिज सिंसियरिटी, गांधी जी इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हिज सिंसियरिटी। और यहीं पर इसका क्या हो जाता? गांधी जी इम्प्रेस्ड सिंसियरिटी ऑन एवरीवन, गांधी जी इम्प्रेस्ड हिज सिंसियरिटी ऑन एवरीवन, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल से आप समझ गए। आगे देखते हैं। नॉमिनेशन ऑफ समबडी टू अ पोस्ट, किसी के मतलब नॉमिनेशन ऑफ समबडी, किसी का जो नियुक्ति होता है, मतलब इंसान के लिए जो नियुक्ति होती है उसके लिए ऑफ लगाओगे, और किसी पोस्ट पर उसकी नियुक्ति होती है उसके टू लगाओगे। चलो आगे देखते हैं। ऐसे आप एग्जाम्पल आप अपने खुद के बना सकते हो। तो पार्ट फ्रॉम समबडी, किसी से जब आप अलग होते हो तो उसके लिए फ्रॉम लगाओगे, किसी चीज़ से आप अलग होते हो तो उसके लिए विथ लगाओगे। देखो इसको ध्यान समझना, जब आप पार्ट का मतलब होता है से अलग होना, पार्ट का मतलब क्या होता है? से अलग होना। तो कुछ लोग इसमें क्या करेंगे? फ्रॉम लगा देंगे। तो फ्रॉम किसी इंसान से जब आप अलग होते हो, मतलब उससे जुदा होते हो, अलग होते हो, तो उसके लिए आप पार्ट लगाओगे। लेकिन किसी वस्तु से आप अलग होते हो तो उसके लिए विथ लगाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट। सेंटेंस अब आपने खुद के बना लेना, ईजी पीजी। सर्च फॉर समथिंग, जब किसी चीज़ की खोज आप करते हो ना, ईजी पीजी मतलब होता है आसान एकदम ना, ईजी पीजी। ये थोड़ा सा इन ईजी पीजी, ये रीडिप्लीकेशन का केस बन जाता है। ईजी पीजी ना, EASY PESY, EASY PEASY, पीजी, ईजी पीजी। चलो
तो सर्च फॉर समथिंग, जब कोई चीज़ आप खोजते हो तो उसके लिए फॉर लगाते हो, किसी मैटर में आप छानबीन करते हो तो उसके लिए सर्च इनटू लगाते हो। चलो देखते हैं वॉच फॉर समबडी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। वॉच फॉर समबडी, किसी इंसान की आप देखभाल करते हो, मतलब उसके लिए देखते हो, किसी इंसान को देखते हो तो वॉच फॉर समबडी होते हो, किसी इंसान को आप ढूंढते हो या उसकी देखभाल करते हो तो उसके लिए वॉच फॉर लगाते हो, किसी चीज़ को आप देखते हो तो उसके लिए ऑफ लगाते हो, और किसी एक्शन को आप देखते हो तो उसके लिए ओवर लगाते हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना ना, इसको आप जरूर नोट कर लेना। आगे देखते हैं ईल्ड टू समबडी, ईल्ड इन अ कॉज, ईल्ड टू समबडी, किसी चीज़, जब किसी इंसान को आप अपने आप को सौंप देते हो, सौंप देना जिसको हम कहते हैं सरेंडर कर देना। तो ईल्ड माने या झुकना जिसको आप कहते हो, जब किसी इंसान के सामने आप झुक जाते हो या उसको अपने आप को सौंप देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो उसके लिए ईल्ड टू समबडी, उसके साथ टू आता है, और किसी कारणवश अगर अपने आप को आप सरेंडर करते हो तो उसके लिए इन आता है, ध्यान रहे। अच्छा, ये अपने आप को सौंपने के अर्थ में, अपने आप को किसी को मतलब किसी के सामने अपने झुक जाने के अर्थ में या सरेंडर कर देने के अर्थ में अगर आए तो उसके साथ टू ही लगता है, उसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जैसे मान लो सरेंडर आ गया, तो सरेंडर का भी यही फंडा है, सरेंडर के साथ क्या आएगा, सरेंडर के साथ भी टू ही आएगा। इसी तरीके से ईल्ड के साथ भी टू ही आएगा। और एक शब्द है सकम, सकम का मतलब भी होता है झुक जाना ना, शकम या सरेंडर कर देना, इसके साथ भी टू आएगा। और एक शब्द है आपका होता है स्टूप, स्टूप मतलब भी क्या होता है, झुक जाना, इसके साथ भी टू आएगा। ये सारे शब्द आप नोट कर लेना, इन सब के साथ प्रीपोजिशन टू ही आएगा और कोई प्रीपोजिशन आएगा नहीं, इसीलिए इसको हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं ना। और अगर किसी कारणवश आप झुक जाते हो, सौंप देते हो तो उसके लिए इन आएगा ना, ये देखना। क्वेरल विथ समबडी और समथिंग, जब आप किसी से झगड़ा करते हो तो उसके साथ विथ आता है, और किसी चीज़ को लेकर के झगड़ा करते हो तो उसके लिए ओवर आता है। खैर, ये आपका एक लिस्ट रहा। आगे हम देखते हैं बी लिस्ट में। अब मैंने क्या किया है कि कुछ शब्दों का कलेक्शन ऐसे ही इकट्ठा कर लिया कि जिनके साथ आपका फॉर आएगा। ऐसे ही मतलब मैंने सारे शब्द इकट्ठा करे जिसके साथ फॉर आता है, सारे शब्द, इन सभी शब्दों के साथ आपका फॉर आएगा। और ऐसे ही मैंने कई शब्दों के कलेक्शन लिए हैं इस बी सीरीज़ में, मैंने इन फॉर वाले कलेक्शन लिए हैं, मतलब ऐसे शब्दों का कलेक्शन लिया है जिनके साथ केवल और केवल फॉर ही यूज होगा और कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होगा। और सी सीरीज में मैंने आपको मतलब दूसरे प्रीपोजिशन लिया जिसके साथ वही प्रीपोजिशन यूज होगा, जिन शब्दों के साथ वही प्रीपोजिशन यूज होगा और कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होगा। इसी को हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। आगे हम देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ फॉर आएगा और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे अफेक्शन हो गया, अफेक्शन मतलब स्नेह। अ मदर हैज़ एन अफेक्शन, अ मदर हैज़ अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड। भाई, माता, जो माँ होती है उसका स्नेह अपने बच्चों के प्रति होता है, तो अ मदर हैज़ अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड। तो इन शब्दों के साथ आप देखोगे कि फॉर ही आएगा और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अफेक्शन हो गया, एंजाइटी हो गया, उसके साथ भी फॉर आएगा। एंजाइटी मतलब चिंता। ये सारे शब्द देखो आप नोट कर लेना ना, कॉपी पेन कर ले करके बैठना और उसको सारे शब्द आप नोट कर लेना वहाँ पर। एफेक्शन हो गया, उसके साथ फॉर आएगा। एंजाइटी के साथ फॉर आएगा। एम्बिशन, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता, इसके साथ भी फॉर आएगा। जैसे यू हैव एप्टीट्यूड फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए आपके पास कुशलता, आपके पास क्षमता है, आपके पास योग्यता है। तो एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, योग्यता। एपेटाइट मतलब भूख ना, जैसे आपको किसी चीज़ के लिए भूख है तो आप उसके लिए फॉर लगाओगे, यू हैव एपेटाइट फॉर फूड। इस तरीके से यू हैव एपेटाइट फॉर सक्सेस, सफलता की आपको भूख है। यू हैव, जो कि आपको होनी चाहिए, यू हैव एपेटाइट फॉर सक्सेस। तो आप सेंटेंस अपने से बना लेना, देख लेना इसको। इन सभी शब्दों के साथ मेरा देखो, मेरा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको एक ऐसा मतलब वो शब्दों की मैं लिस्ट प्रोवाइड करा सकूं। एक दो एग्जांपल मैं आपको बता भी रहा हूं कैसे आप इसको यूज़ करोगे, बाकी आप अपने से बना सकते हो। तो मेरा अल्टीमेट, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो अल्टीमेट गोल है, उद्देश्य है, वो ये है कि मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्रदान कर सकूं, वो सारे वर्ड्स आपको प्रोवाइड कर सकूं जिनके साथ केवल फिक्स्ड प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल होता है। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि सारे शब्द आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लो अच्छे से, 2-3 बार आप उसको रिवाइज़ कर लो। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो एवरीथिंग विल बी फाइन। देन बॉबीज़ और अंकल, तब ना आगे देखते हैं। तो ये एपेटाइट के साथ भी फॉर आएगा। केयर मतलब आप जानते हो, परवाह, चिंता, तो उसके लिए भी फॉर आएगा। कंपेसेशन, कंपेसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्या होता है, क्षतिपूर्ति। जैसे कोई नुकसान आपने कर दिया, कोई नुकसान आपने कर दिया तो उसकी भरपाई जो आप करोगे उसको क्या कहेंगे, उसको हम कंपेंसेशन कहते हैं। कंपेंसेशन जिसको हम कहते हैं क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति जिस चीज़ के लिए आप करते हो उसके लिए फॉर आता है ना, तो उसके लिए क्या आता है, फॉर आता है। कंपेंसेशन फॉर समथिंग होता है। कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा, तृष्णा। क्या होता है, घृणा। किसी चीज़ के लिए अगर आपको घृणा है, किसी के लिए आपको घृणा है तो उसके लिए आप कंटेम्प्ट लगाओगे ना, उसके लिए कंटेम्प्ट के साथ आप फॉर लगाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट, इन सभी शब्दों के साथ फॉर ही आएगा। कैंडिडेट आप जानते हो ना, किसी मतलब कैंडिडेट होना किसी चीज़ का, प्रार्थी होना जिसको आप प्रार्थी वगैरह कहते हो हिंदी में, प्रार्थी होना, कैंडिडेट फॉर ना, आप भी कैंडिडेट हो एक।
तो डिज़ायर किसी चीज़ के लिए इच्छा रखना, उसके लिए फॉर आ जाएगा। किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना, ईगर होना, उसके लिए भी फॉर आएगा। एलिजिबल मतलब होता है योग्य होना, उसके लिए भी फॉर आएगा। फील फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा होना। फील फॉर जैसे आई फील फॉर, जैसे कहें कि अ चाइल्ड अ वेरी यंग चाइल्ड फील्स फॉर जलेबी। एक बहुत छोटा बच्चा जलेबी के लिए फील फॉर करता है, मतलब उसकी इच्छा होती है। तो फील फॉर होता है, फील के साथ भी फॉर आता है। फिट माने योग्य होता है, उसके लिए भी फॉर आएगा। गुड के लिए भी फॉर आएगा। देखो इसे लाभदायक के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है। जैसे किसी चीज़ के लिए अगर लाभदायक है, किसी समथिंग समथिंग मतलब किसी वस्तु के लिए अगर कोई चीज़ लाभदायक है तो उसके लिए क्या आता है, फॉर आता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जैसे वो भी लाभदायक, जैसे मैं कहूँ कि यूज़फुल हो गया आपका ना, यूज़फुल हो गया और आपका बेनिफिशियल हो गया। सबके मतलब लाभदायक होता है। और इनके साथ फॉर तब आएगा जब कोई वस्तु होगा। समथिंग किसी चीज़ के लिए अगर ये लाभदायक है तो उसके साथ फॉर आएगा। यूज़फुल फॉर समथिंग, यूज़फुल टू समबडी, बेनिफिशियल टू समबडी और बेनिफिशियल फॉर समथिंग। क्लियर ना। ये मतलब लाभ यूज़फुल जो होता है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। यूज़फुल अगर किसी इंसान के प्रति कोई चीज़ लाभदायक है तो उस इंसान के लिए हम टू लगाएंगे। जैसे हम कहें कि दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू, और दिस वीडियो इज़ यूज़फुल योर दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर योर एग्ज़ाम। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो एग्ज़ाम जो था उसके लिए फॉर आया और आपके लिए टू आया, याद रखना। और ये यूज़फुल, ये मतलब लाभदायक के इस अर्थ में जितने भी शब्द हैं सबके साथ यही फंडा है। जैसे मान लो आपका यूज़फुल हो गया, उसके साथ भी यही फंडा है ना। बेनिफिशियल हो गया, उसके साथ भी यही है। बेनिफिशियल हो गया, उसके साथ भी यही है। लुक्रेटिव जिसका अर्थ भी होता है लाभदायक ना, लुक्रेटिव का मतलब भी वही हो गया। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव ये शब्द भी आप याद कर लो, आपका सिनोनिम भी तैयार हो जाएगा। कंड्यूसिव के साथ भी वही होगा ना, यूज़फुल के साथ भी वही होगा। गुड, यहाँ पर क्या दिया है, गुड फॉर समथिंग, गुड फॉर समथिंग। अच्छा, गुड के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। जैसे हम कहें कि इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ये आपके हेल्थ के लिए लाभदायक है। तो जब गुड का अर्थ वो लाभदायक के अर्थ में हो तो उसके लिए आप फॉर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, जैसे अगर मुझे ये कहना हुआ कि मैं अंग्रेज़ी में अच्छा हूँ, या फिर आपको कहना हुआ कि आप अंग्रेज़ी में अच्छे हो, तो अगर आप ये कह देते हो कि आई एम गुड इन इंग्लिश, अगर आप कह देते हो आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन इंग्लिश, तो इसका मतलब ये है कि यू आर बैड एट इंग्लिश। अगर आप कह देते हो आई एम गुड इन इंग्लिश, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम यू आर बैड एट इंग्लिश, आप अंग्रेजी में बुरे हो। भाई गुड के साथ मतलब गुड एट समथिंग होता है। किसी चीज़ में अगर आप अच्छे हो, किसी चीज़ में अगर आप अच्छे हो तो उसके लिए एट लगाते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट। देखो कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए अच्छी है, किसी चीज़ के लिए लाभदायक है, उस अर्थ में अगर गुड का प्रयोग होता है तो उसके साथ फॉर आएगा। जैसे हम कहें कि दिस वीडियो इज़ गुड फॉर यू, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उसके लिए ऐट आएगा ना। तो गुड एट समथिंग होता है। गुड और बैड दोनों दोनों के साथ ऐट आता है, गुड और बैड। जैसे आप किसी चीज़ में अच्छे हो या किसी चीज़ में बुरे हो तो उसके साथ क्या लगाओगे, ऐट लगाओगे। तो हम कहेंगे आई एम गुड एट इंग्लिश या आई एम बैड एट मैथ्स ना। भाई वास्तव में मैथ्स में मेरी थोड़ी सी वो मेरा वीक पॉइंट हो जाता है, तो ठीक है। देखते हैं, तो गुड और बैड के साथ आप ऐड भी लगाते हो। आप समझ गए कि कैसे ऐड लगाओगे और कैसे फॉर लगाओगे ना। जैसे मैं कहूँ कि मतलब स्मोकिंग इज़ बैड फॉर यू, स्मोकिंग इज बैड फॉर यू। भाई स्मोकिंग करना आपके लिए क्या है, बैड फॉर यू। भाई धूम्रपान करना आपके लिए ख़राब है, आपके लिए बुरी बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई चीज़ अगर आपके लिए बुरी है तो उसके लिए आप बैड फॉर लगाओगे। लेकिन अगर आप स्वयं किसी चीज़ के लिए बुरे, मतलब किसी चीज़ में बुरे हो, आप उसमें अच्छे नहीं हो, तो उसके लिए आप ऐड लगाओगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि यूज़फुल टू, ये वाला मैंने आपको बताया ना, इसके साथ सारे सिनोनिम भी बताए। तो अगर किसी चीज़ के लिए, अगर किसी इंसान के लिए लाभदायक है तो उसके लिए आप टू लगाते हो, यूज़फुल टू समबडी। और किसी चीज़ के लिए लाभदायक है तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, फॉर लगाते हो। यूज़फुल फॉर समथिंग होता है, तो यूज़फुल टू समबडी और यूज़फुल फॉर समथिंग होता है। बेनिफिशियल टू समबडी और बेनिफिशियल फॉर समथिंग होता है। लुक्रेटिव टू समबडी या लुक्रेटिव फॉर समथिंग होता है। और कंड्यूसिव टू समबडी और कंड्यूसिव फॉर समथिंग होता है। इस तरीके से मैंने आपको जो बताया, इसी तरीके से इसका जो एंटोनिम होगा, ये तो हो गए लाभदायक के। इसका जो एंटोनिम होगा वो नुकसानदायक होगा। तो नुकसानदायक के साथ भी यही फंडा है। उसके साथ जैसे मान लो आपका हार्मफुल हो गया, मैं कहूँ कि ये आपके लिए नुकसानदायक है, तो मैं कहूँगा इट इज़ हार्मफुल टू यू। जैसे मैं कहूँ स्मोकिंग इज हार्मफुल टू यू, धूम्रपान करना आपके लिए नुकसानदायक है। और कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के लिए, मतलब यू हार्मफुल टू समबडी होगा और फॉर समथिंग होगा। किसी चीज़ के लिए अगर नुकसानदायक है तो उसके लिए फॉर लगाओगे। जैसे हम कहें कि मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि टू
जो कि बहुत सही बात है। अगर मैं कहूँ कि टू यूज़ एफ बी मतलब फेसबुक, दिस टाइम टू यूज़ एफ बी दिस टाइम हार्मफुल इज हार्मफुल फॉर योर एग्ज़ाम, आपकी एग्ज़ाम के लिए हार्मफुल है। फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कर लो ना। तो इस तरीके से आप याद कर लो, हार्मफुल, हार्मफुल के साथ भी टू आएगा ना, हार्मफुल टू समबडी, इस तरीके से। तो इसके साथ भी वही फंडा है, हार्मफुल टू समबडी और फॉर समथिंग, फॉर समथिंग। अब नुकसानदायक के अर्थ में जो भी शब्द हैं, मतलब नुकसानदायक के अर्थ में जितने भी शब्द हैं सबके साथ यही फंडा होना है। जैसे हार्मफुल हो गया तब पर भी वही होगा। बेनफुल, जिसके मतलब होता है, बेनफुल का मतलब भी हार्मफुल होता है, नुकसानदायक। बेनफुल के साथ भी यही फंडा है, बेनफुल टू समबडी फॉर समथिंग, तो बेनफुल के साथ यही फंडा है। बेनफुल हो गया आपका। इंजूरियस हो गया, ये शब्द आपने कई बार देखा होगा, इंजूरियस हो गया, इसके साथ भी यही है, इंजूरियस टू समबडी और इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस टू समबडी, इंजूरियस फॉर ना, इंजूरियस के साथ टू आएगा, क्या आएगा, बेनफुल के साथ भी टू आएगा, इंजूरियस के साथ भी टू आएगा। ऑलवेज नंबर, जो मैं बता रहा हूँ ये सारे फिक्स फ्रेजेस हैं, ये सारे फिक्स प्रेपोजिशंस हैं। इंजूरियस टू होता है, बेनफुल टू होता है, डिजास्ट्रस टू होता है, डिजास्ट्रस, ये आ गया डिजास्ट्रस। लेट मी राइट इट अगेन, डिजास्ट्रस ना, डिजास्ट्रस, तो इसके साथ भी टू ही आएगा। तो आप देख रहे हो कि इन सब के साथ टू, और मतलब हार्मफुल के जब हार्मफुल नुकसानदायक के अर्थ में भी वही फंडा चलता है और लाभदायक के अर्थ में भी वही फंडा है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अफेक्शन हो गया, एंजाइटी, एम्बिशन, एप्टीट्यूड, अपेटाइट, केयर, कंपेशन, कंटेम्प्ट, कैंडिडेट, डिज़ायर, ईगर, एलिजिबल, फेल, फिट, गुड। और गुड का मैंने बता दिया। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होना। तो अभी तो मैंने आपको ऊपर बता दिया ना, जब किसी के मतलब ग्रेटफुल टू समबडी होता है, मैंने ऊपर आपको बताया, ग्रेटफुल टू समबडी मतलब किसी के प्रति अगर आप एहसानमंद हो, तो किसी इंसान के अगर आप एहसानमंद हो तो उसके लिए आप टू लगाओगे, और किसी चीज़ के लिए एहसानमंद हो तो उसके लिए फॉर लगाओगे। तो ग्रेटफुल के साथ भी फॉर का प्रयोग होता है, गारंटी के साथ भी फॉर का प्रयोग होता है, होप के साथ भी फॉर का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो आई होप फॉर द बेस्ट, मैं कहूँ आई होप फॉर द बेस्ट, मैं हमेशा बेस्ट की आशा करता हूँ, क्या करता हूँ, बेस्ट की आशा करता हूँ, तो होप फॉर द बेस्ट। तो होप के साथ भी क्या आता है, फॉर आता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। होप के साथ भी फॉर आएगा, मैच के साथ भी फॉर, मैच मतलब होता है मिलाप ना, मतलब मैच कहते हैं, ये इसका मैच है, इट इज़ मैच फॉर दैट ना, दिस साड़ी इज़ मैच फॉर दैट वन, ये साड़ी उसकी मैच है, तो आप समझ सकते हो। तो मैच के साथ भी फॉर आता है, नीड के साथ भी फॉर आएगा, अपॉर्चुनिटी के साथ भी फॉर आएगा। ये सारे शब्द आप नोट कर लेना, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। आप वीडियो पॉज करना, ये सारे शब्द कॉपी पे उतार लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा ना। तो इन सब के साथ फॉर आएगा, अपॉर्चुनिटी के साथ फॉर आएगा, पीटी के साथ फॉर आएगा, प्रिपेयर्ड किसी चीज़ के लिए तैयार होना उसके लिए फॉर आएगा, प्रॉपर के साथ फॉर आएगा, क्वालिफाइड मतलब होता है योग्य होना, उसके साथ भी फॉर आएगा, रेडी मतलब तैयार होना, उसके लिए भी फॉर। सॉरी, सॉरी मतलब अगर किसी चीज़ के लिए अगर आप दुखी हो, खेद है आपको, तो उसके साथ भी फॉर आएगा, सॉरी फॉर समथिंग। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, उसके साथ भी फॉर। श्योर माने निश्चित, उसके साथ भी फॉर आता है। यूजफुल का मैंने आपको बता ही दिया, उसके साथ भी फॉर आ सकता है। विश, विश मतलब इच्छा, यू हैव विश फॉर गेटिंग सक्सेस, सफलता पाने के लिए आपकी इच्छा है, तो उसके साथ भी फॉर आएगा। यर्न, इसको यर्न पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, यर्न, हाँ, यर्न पढ़ोगे आप इसको। तो यर्न, यर्न मतलब क्या होता है, यर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के जब आपको तीव्र इच्छा होती है तो उसको आप यर्न कहते हो, या उसको हिंदी में एक शब्द में आप तरसना कह सकते हो। जब आप किसी चीज़ के लिए ना, जैसे कोई किसी चीज़ के लिए जब तरसता है तो उसको आप यर्न कहते हो। जैसे मैं कहूँ कि अ चाइल्ड यर्न्स फॉर जलेबी। अब जलेबी की अंग्रेजी जलेबी होगी ना, ट्विस्टेड स्वीट वूट मत कहना आप, जलेबी को इंग्लिश में जलेबी ही कहो। हाँ, कुछ लोग ट्विस्टेड स्वीट कहते हैं तो वो गलत हैं, अब उनको हम क्या कह सकते हैं, अ चाइल्ड यंस फॉर जलेबी, तो यंस के साथ भी फॉर ही आएगा। इसी तरीके से लॉन्ग, लॉन्ग फॉर भी, लॉन्ग का मतलब भी वही होता है तरसना टाइप का, तो लॉन्ग के साथ भी फॉर आएगा ना, डिजायर के साथ भी फॉर ही आएगा। आप समझ रहे हो कि इच्छा होना किसी चीज़ की, उसके लिए फॉर आता है। तो आप देख रहे हो यन के साथ फॉर आएगा। आस्क फॉर, कोई अगर आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, मांगना, कोई चीज़ मांगना, तो आस्क के साथ भी फॉर का प्रयोग हो सकता है। और ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, उसके साथ भी फॉर आएगा। लॉन्ग मतलब होता है तरसना, वही मैंने बताया, उसके साथ भी फॉर आएगा। सिंपथी, सिंपथी मतलब होता है सहानुभूति होना, जैसे आई हैव सिंपथी फॉर यू, आपके प्रति मतलब आपके लिए मेरे पास सहानुभूति, आपके लिए मुझे सहानुभूति है, आई हैव सिंपथी फॉर यू,
ना। अच्छा, सिंपैथी के साथ तो फॉर का प्रयोग होगा, लेकिन इसी का जो वर्ब फॉर्म होता है सिंपैथाइज, क्या होता है? सिंपैथाइज। इसी का जो वर्ब फॉर्म होता है सिंपैथाइज, उसके साथ क्या आता है? उसके साथ विद आता है। जैसे मैं कहूँ आई सिंपैथाइज विथ यू, मेरा आपसे सहानुभूति है। आई सिंपैथाइज विथ यू। और दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ तो आप, अगर मैं इसको नाउन फॉर्म में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा कि आई हैव सिंपैथी फॉर यू। आई हैव सिंपैथी फॉर यू। यहाँ पर मैंने सिंपैथी को नाउन के रूप में यूज किया और इसका वर्ब फॉर्म आई सिंपैथाइज विद यू। तो याद रहे, सिंपैथाइज के साथ विद आएगा और सिंपैथी के साथ फॉर आएगा। और टेस्ट फॉर, किसी चीज़ के लिए आपको स्वाद होना, मतलब किसी के प्रति आपको स्वाद होना, या टेस्ट फॉर समथिंग, यू हैव गुड टेस्ट फॉर समथिंग ना। चलो देखते हैं आगे, इसके साथ फॉर आएगा, इन सभी शब्दों के साथ फॉर आएगा। ये सारे शब्द आप नोट कर लेना। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको वो सारे शब्द दे सकूं जिनके साथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन ही इस्तेमाल होता है। चलो आगे देखते हैं। सी में क्या है? अब्स्टेन। अब्स्टेन मतलब होता है रोकना। अच्छा, रोकने के अर्थ में जितने भी शब्द आ जाए उनके साथ फ्रॉम ही प्रयोग होगा। रोकने के अर्थ में जितने भी शब्द आए उनके साथ फ्रॉम ही प्रयोग होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। रोकने के अर्थ में जितने भी शब्द आएंगे उनके साथ फ्रॉम का ही प्रयोग होगा। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूँ जिनके मतलब होता है रोकना। इससे आपका सिनोनिम भी तैयार हो जाएगा ना भाई। देखते हैं। जैसे प्रोहिबिट मतलब भी होता है रोकना, तो प्रोहिबिट के लिए सॉरी, जैसे प्रोहिबिट हो गया, PROHIBIT, प्रोहिबिट मतलब होता है रोकना, इसके साथ भी फ्रॉम आएगा। प्रिवेंट हो गया, इसके साथ भी फ्रॉम आएगा। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना ना। आई प्रिवेंट यू फ्रॉम गोइंग देयर, मैं आपको वहाँ जाने से रोकता हूँ। तो प्रिवेंट के साथ, अच्छा प्रिवेंट के साथ टू नहीं आएगा, याद रहे, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम ही आएगा। इसीलिए फिक्स प्रीपोजिशन में बता रहा हूँ। प्रोहिबिट हो गया, उसके साथ मतलब फ्रॉम आएगा, उसके साथ भी फॉर आएगा। अब्स्टेन के साथ भी फ्रॉम आएगा। और रिफ्रेन का मतलब भी वो रोकना, तो रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आएगा। रिफ्रेन का मतलब भी क्या होता है? रोकना, उसके साथ भी फ्रॉम आएगा। डिजिस्ट का मतलब भी होता है रोकना। डिजिस्ट देखो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। आपका इससे तो प्रिपोजिशन तैयार ही हो रहा है, प्लस आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी मिल जा रहे हैं। ये सारे सिनोनिम बता रहा हूँ आपको। रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आएगा, डिजिस्ट के साथ भी फ्रॉम आएगा। और इसी तरीके से आपका प्रोटेक्ट मतलब तो रक्षा करना होता है, लेकिन किसी चीज़ से, भाई किसी प्रॉब्लम से आप किसी को रोकते हो, उसको प्रोटेक्ट करते हो, उसके साथ भी फ्रॉम आएगा। याद रखना आप। प्रिजर्व के रक्षा करने के सेंस में प्रिजर्व जो होता है उसके साथ भी फ्रॉम आएगा। जैसे आई प्रिजर्व यू फ्रॉम एवरी डिफिकल्टी, तो इस तरीके से वो आएगा। रोकने के अर्थ में आप डिबार भी कह सकते हो। डिबार का मतलब भी रोकना होता है, तो डिबार के साथ भी फ्रॉम आएगा। हमेशा याद रखना, ये सारे शब्द मैंने जो आपको बताए, इन सब के मतलब जो रोकना होता है, रोकने के अर्थ में हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है। ये मैं कहना चाहता था। रोकने के अर्थ में जितने भी शब्द आएंगे, डिबार हो गया, प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, और आपके डिजिस्ट हो गए, रिफ्रेन हो गया, ये जितने भी शब्द हैं, अब्स्टेन, ये जितने भी शब्द हैं, इन सब के साथ फ्रॉम ही आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। डिबार ये आ गया। डेविएट का मतलब होता है किसी चीज़ से भटक जाना, तो डेविएट फ्रॉम समथिंग होता है। जैसे यू शुड नॉट, जैसे मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ कि स्टूडेंट्स शुड नॉट डेविएट फ्रॉम देयर लाइन ऑफ वर्क, उनको अपने लाइन ऑफ वर्क से डेविएट नहीं होना चाहिए, मतलब उनको अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए। इस समय उनका पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर होना चाहिए। जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसकी आप अच्छे से तैयारी करिए और अपने पथ से बिल्कुल मत भटकिए। एफबी वगैरह भूल जाइए, रिश्तेदारों को भूल जाइए, चाचा सहेलियों को, बुआ को, मामा को, फूफा को, मतलब सारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से आप मतलब कट हो जाइए। तो ये समझो, डेविएट मत, आपको डेविएट नहीं होना है। और डिफ़र के साथ भी फ्रॉम आता है, मैंने बताया। देखो डिफ़र क्या, मैंने बताया डिफ़र के साथ आपका विथ भी आ सकता है, और डिफ़र ऑन भी आ सकता है। जब डिफ़र का मतलब होता है मतभेद होना या असहमत होना, तो उसके साथ विथ आएगा। डिफ़र विथ समबडी हो जाएगा और ऑन समथिंग हो जाएगा। लेकिन जब डिफ़र का मतलब भिन्न होना हो, तब उसके साथ फ्रॉम आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। डिसेंट का मतलब होता है, जैसे डिसेंट मतलब जो उतराव होता है। डिसेंट आप समझते हो, डिसेंट ना, या वंश आप कह लो। वंश, डिसेंट का मतलब वंश भी होता है ना, कुल या वंश, तो इसके साथ भी फ्रॉम का प्रयोग होता है। इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, तो उसके साथ भी फ्रॉम आएगा। एक्सक्लूड का मतलब भी बाहर निकलना, उसके साथ भी फ्रॉम आएगा। प्रिवेंट के, रोकने के अर्थ में मैंने आपको बताया कि फ्रॉम आएगा। प्रिवेंट के अर्थ में, प्रोटेक्ट के अर्थ में, तो ये सब फ्रॉम आएगा। रिकवर मतलब होता है ठीक होना। जैसे यू आर, मैं कहूँ कि यू आर रिकवरिंग, जैसे हम कहें, दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ कि द पेशेंट जो मरीज है। सेंटेंस आप अपने खुद के बना लिया करो, अब सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप इंटर में हो तो, और इंटर या एबव क्लास में हो तो आपके लिए इतना तो आसान है। द पेशेंट इज़ रिकवरिंग रिकवरिंग रिकवरिंग
ये आर है। द पेशेंट इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो मरीज है वो इलनेस से, वो बीमारी से क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है ना, ठीक हो रहा है। तो रिकवर फ्रॉम समथिंग होता है। अपसेंट फ्रॉम स्कूल होता है ना, अपसेंट फ्रॉम स्कूल, अपसेंट फ्रॉम फ्रॉम एनी प्लेस, किसी प्लेस से अगर आप अपसेंट होते हो तो उसके लिए फ्रॉम आएगा ना। फ्री फ्रॉम समथिंग होता है, किसी चीज़ से स्वतंत्र होते हो तो उसके साथ फ्रॉम आता है। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आएगा, रिफ्रेन मतलब रोकना, तो उसके साथ भी फ्रॉम आएगा। सफ़र का मतलब होता है पीड़ित होना, उसके साथ भी फ्रॉम आएगा। अच्छा, सफ़र को मैंने बताया था ना, इल विथ समबडी होता है, मतलब सॉरी, इल विथ डिजीज होता है, किसी बीमारी से अगर आप ग्रसित होते हो तो उसके साथ इल विथ, अगर इल का प्रयोग करोगे तो उसके साथ विथ आएगा, अगर इल का प्रयोग करोगे तो साथ विथ आएगा। इल विथ डिजीज होता है। और वहीं पर अगर आप किसी चीज़ से पीड़ित होते हो, अगर आप उसके लिए सफ़र प्रयोग करते हो तो सफ़र के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आगे चलता हूँ, देखता हूँ। एब्जॉर्ब्ड इन, अकम्प्लिश्ड, देखो इन सब के साथ, इन सभी शब्दों के साथ इन आएगा। ये सारे शब्द आप नोट कर लेना ना, मैं आपको बता देता हूँ। एब्जॉर्ब्ड मतलब होता है शोषित करना, तो एब्जॉर्ब्ड इन हो जाएगा। अकम्प्लिश्ड मतलब होता है पूरा कर देना, तो अकम्प्लिश्ड इन आएगा। वैसे अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है दक्ष होना, कुशल होना। किसी चीज़ में जब आप कुशल होते हो, पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हो, तो उसके साथ अकम्प्लिश्ड इन आता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दक्ष और कुशल होने के अर्थ में, पारंगत होने के अर्थ में हमेशा इन का प्रयोग होता है। किसी चीज़ में अगर आप पारंगत हो, किसी चीज़ में अगर आप दक्ष हो, किसी चीज़ में अगर आप कुशल हो, तो उस अर्थ में जितने भी शब्द आएंगे उन सभी के साथ इनका ही प्रयोग होगा। जैसे मैं कुछ आपको शब्द बताऊं तो एक्सपर्ट हो गया, एक्सपर्ट के साथ भी इन आएगा ना। कुछ आवाज़ें आ रही हैं आपको, वो ज़्यादा ट्रबल नहीं करेंगी, दैट इज़ नॉट अ बिग इश्यू। हम कंटिन्यू करते हैं। अब क्या बार बार वीडियो वीडियो रोकूँ, वीडियो ऐसे भी लंबी हो रही है। तो एक्सपर्ट के साथ इन आएगा। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट के साथ भी इन आएगा। प्रोफिशिएंट मतलब जो होता है कुशल होना ना। डेक्स्ट्रस के साथ भी, डेक्स्ट्रस देखो इससे आपका सिनोनिम भी तैयार हो रहा है। डेक्स्ट्रस के साथ भी इन आएगा। डेक्स्ट्रस मतलब होता है कुशल होना, डेक्स्ट्रस के साथ भी इन आएगा। वर्स्ट, वर्स्ट मतलब किसी चीज़ में दक्ष होना, कुशल होना, इसके साथ भी इन आएगा। वर्स्ट इन होता है ना, इसके साथ भी इन आएगा। क्या आएगा, एक्सपर्ट के साथ भी इन आएगा, अकम्प्लिश के साथ भी इन आएगा, डेक्स्ट्रस के साथ भी इन आएगा। एक्यूरेट, अगर आप किसी चीज़ में हो तो उसके लिए भी इन आएगा ना। करेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है ना, एक्यूरेट, एक्यूरेट के साथ इन आता है, करेक्ट साथ इन आता है। चलो ये सारे इतना जान लो कि दक्ष और कुशल होने के अर्थ में हमेशा इन का प्रयोग होता है ना। मेरे कहने का मतलब ये था। और ये अकम्प्लिश से, जो कि हालांकि आपके प्रिपोजिशन के इस वाले टॉपिक से हट करके वो होमोफोन्स का टॉपिक बन जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो ये वाला जो अकम्प्लिश होता है, जिसमें LISH होता है, इसके मतलब होता है पूरा करना, किसी चीज़ को कंप्लीट करना। तो और ये वाला जो अकम्प्लिश होता है, ACCOMPLICE, ये IC वाला जो होता है, इसके मतलब होता है वो जो चोर का साथी नहीं होता, वो जो चोरों का साथ देता है ना, चोरों का जो साथ देता है, चोरों का साथी, उसको हम अकम्प्लिश कहते हैं। ये वाला अकम्प्लिश ACCOMPLICE ना, इसके मतलब होता है अकम्प्लिश। जैसे उसको कहते हैं ना फ्रेंड इन क्राइम, जो ना कंपेनियन इन क्राइम जो होता है उसको हम कहते हैं, जो क्राइम में आपका साथ दे उसको हम अकम्प्लिश कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर आप समझते रहो। तो करेक्ट के साथ भी इन, जैसे यू आर करेक्ट इन इट, इसमें आप सही हो, यू आर करेक्ट इन रूल्स, आप नियमों में करेक्ट हो। तो डिलाइट के साथ भी इन, किसी चीज़ में आप पसंद, तो डिलाइट के साथ इन। डिफेक्टिव मतलब होता है फॉल्ट ना, दोष, उसके साथ भी इन। फेल इन समथिंग होता है। ऑनेस्ट, ईमानदार इन समथिंग होता है। इंटरेस्टेड इन समथिंग, इंटरेस्ट के साथ भी इन आएगा। किसी चीज़ में अगर आप रुचिकर हो, आनंद लेते हो, तो उसके साथ भी इन आएगा। वर्ष मतलब होता है दक्ष, कुशल, इसके साथ भी इनका प्रयोग होगा। अबाउंड, अबाउंड मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। अब अबाउंड इन का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना, मात्रा में होना। जैसे कभी, जैसे मान लो कि चाय बन गई, चाय में ज़्यादा चीनी हो गई, तो हम कह देंगे कि दिस टी अबाउंड्स इन शुगर। दिस टी, ये जो चाय है, दिस टी अबाउंड्स, अबाउंड्स इन शुगर। क्या है, इस चाय में चीनी जो है वो प्रचुर मात्रा में है, अबाउंड इन ना। तो अबाउंड इन मतलब प्रचुर मात्रा में होना। बिलीव इन समबडी होता है, किसी में विश्वास करना, किसी चीज़ में विश्वास करना, बिलीव इन समथिंग होता है। डील इन, जब डील इन करते हो, डील इन का मतलब होता है ट्रेड करना, क्या करना, व्यापार करना ना। ट्रेड इन समथिंग, तो उसको, उसके लिए डील इन आता है। तो क्या होता है, डील इन, किसी चीज़ के साथ व्यापार करना, डील इन समथिंग होता है। एक्सपर्ट इन मैंने आपको बता दिया, कुशल होना और पारंगत होना, ये इन सब के साथ में क्या आता है, इन आता है। इंडल्ज मतलब होता है किसी चीज़ में एकदम मतलब लीन हो जाना, किसी चीज़ में एकदम धुत हो जाना, इंडल्ज इन समथिंग होता है। इंटरफियर मतलब होता है वही दखल अंदाजी करना, इंडल्ज इन होता है। इन्वॉल्व मतलब होता है सम्मिलित होना, उसके साथ भी इन आएगा। प्राइड इन, अच्छा ये प्राइड के बारे में आपको बता देता हूँ कि प्राइड, जब आपका प्राइड तो आपका क्या है, नाउन है। जब प्राइड आपका नाउन है, इसका एडजेक्टिव प्राउड होता है।
और दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं। देखो प्राउड ऑफ समबडी होता है जब आप किसी से गर्व महसूस करते हो, जैसे हम कहूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं आप पे मतलब गर्व महसूस करता हूँ, तो उसके साथ ऑफ आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप ये प्राइड माने घमंड होता है, किसी चीज़ में अगर आप घमंड करते हो तो उसके साथ इन आता है। क्या आता है? इन। जैसे यू हैव प्राइड इन योर एटीट्यूड, या फिर मैं कह लूँ कि यू हैव प्राइड इन योर रिचनेस, आपको अपनी अमीरी का बड़ा घमंड है, तो यू टेक प्राइड इन योर रिचनेस, यू टेक प्राइड इन योर रिचनेस। आपकी एग्जाम में आ सकता है ये, यू टेक प्राइड, यहाँ पर ऑन आ जाएगा तो वो गलत रहेगा। क्या कर दोगे आप? यहाँ इन कर दोगे ना, यू टेक प्राइड इन रिचनेस, इन रिचनेस, अमीरी में आप घमंड करते हो, तो इस तरीके से। तो प्राइड के साथ भी इन का प्रयोग होता है। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, बिलीव मतलब विश्वास करना ना, तो ये सब के साथ क्या होगा? इंटरेस्टेड मतलब रुचिकर होना ना, इन सब के साथ क्या आएगा? इन आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आगे चलते हैं, देखते हैं ई सीरीज के अंदर आपका ये सारे शब्द हैं। अफ्रेड मतलब होता है डरना, अफ्रेड माने क्या होता है? भयभीत होना, तो अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा। एश्योर्ड मतलब निश्चित होना, उसके साथ भी ऑफ आएगा किसी चीज़ की, जैसे आई एम एश्योर्ड, जैसे एवरी स्टूडेंट शुड बी एश्योर्ड ऑफ हीज और हर सक्सेस, सभी स्टूडेंट को अपने सफलता को लेकर के एश्योर्ड हो जाना चाहिए, तो एश्योरेंस के साथ भी ऑफ का ही प्रयोग आएगा। अवेयर और बीवेयर का मतलब होता है सचेत होना, उसके साथ भी ऑफ आएगा। बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना, किसी चीज़ के बारे में बहुत दिखावा करना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, उसके साथ भी बोस्ट ऑफ आएगा। कॉशस मतलब सचेत हो जाना, उसके साथ भी ऑफ आएगा। कॉन्फिडेंट मतलब होता है वही, मतलब एकदम अश्योर्ड हो जाना, कॉन्फिडेंट हो जाना ना, उसके साथ भी ऑफ आएगा। डिजायरस मतलब भी ऑफ आएगा। डिवाइड मतलब होता है खाली होना, डिवाइड माने क्या होता है? खाली होना, किसी चीज़ से मतलब क्या होना? किसी चीज़ से जो है मुक्त हो जाना, डिवाइड ऑफ होना। और डाई ऑफ डिजीज होता है, आप जानते हो, डाई किसी बीमारी से मरते हैं तो उसके लिए ऑफ लगाते हैं, और किसी कारण से मरते हैं उसके लिए फॉर लगाते हैं। मैं इसको ऊपर बता चुका हूँ। डिस्पोज कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ को मतलब क्या कर देना? डिस्पोज कर देना पूरा ना, यूज़ के बाहर कर देना, डिस्पोज कर देना, उसके साथ ऑफ आएगा। एक्सपीरियंस के साथ भी ऑफ आएगा, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ, इस तरीके से हो जाएगा। फियरफुल ऑफ समथिंग होता है ना, समबडी, तो फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ समथिंग या समबडी होता है। और फॉन्ड ऑफ डूइंग समथिंग होता है, ग्रीडी ऑफ समथिंग होता है या समबडी होता है। गिल्टी ऑफ होता है, गिल्टी के साथ भी ऑफ आएगा। इग्नोरेंट के साथ भी ऑफ आएगा। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? मतलब अनजान होना। इरिस्पेक्टिव मतलब होता है कि को ध्यान में ना देना, को ध्यान में ना रखना, को ध्यान में ना रखना, को ध्यान में ना रखना, उसके साथ क्या आता है? इरिस्पेक्टिव आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसका, तो मैं कहूं कि यू मस्ट स्टेप अहेड, आपको आगे बढ़ना चाहिए। यू मस्ट स्टेप अहेड इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मतलब ये डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान में रख कर ना रख करके, ये मुश्किलों को मतलब ध्यान ना देते हुए, मुश्किलों को छोड़ करके, मुश्किलों को ध्यान ना देते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए ना। चलो आगे देखते हैं। तो प्रूफ ऑफ समथिंग होता है, प्राउड ऑफ समबडी या समथिंग होता है, सिक ना, प्राउड ऑफ समबडी होता है, सिक ऑफ समथिंग होता है, श्योर ऑफ सम ना, श्योर के साथ भी ऑफ आएगा। वेरी मतलब थक जाना, किसी चीज़ से जब आप थक जाते हो, किसी ना, उसके साथ भी ऑफ लगाओगे। वर्दी ऑफ होता है, एक्यूज्ड किसी चीज़ का दोष लगना, एक्यूज्ड ऑफ, जैसे आई एक्यूज यू, या फिर ये कहें कि मतलब कि द पीपल एक्यूज्ड लीडर्स ऑफ करप्शन, मतलब लोग क्या करते हैं? नेता को उनके करप्शन भ्रष्टाचार के लिए उनके एक्यूज़ करते हैं, दोष लगाते हैं ना। तो एक्यूज के साथ, अच्छा, दोष लगाने के अर्थ में ऑफ का प्रयोग ही होता है। जैसे एक्विट का मतलब होता है, एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, किसी को दोष मुक्त कर देना, कोई ब्लेम उसके ऊपर था, उस ब्लेम से अगर आपने उसको मुक्त कर दिया तो उसके साथ भी एक्विट ऑफ, उसको कहते हैं एक्विट। क्या कहते हैं हम? एक्विट कहते हैं, ACQUIT। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, तो इसके साथ भी ऑफ आएगा। और कन्विक्ट का मतलब होता है दोष लगा देना, किसी को मतलब दोषारोपण करना किसी, कन्विक्ट के साथ भी ऑफ आएगा। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। कन्विक्ट मतलब होता है दोष लगाना, एक्विट मतलब दोष मुक्त करना, और दोनों के साथ एक ही प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर लेना, एक्विट ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, क्लियर ना। तो एक्यूज के साथ भी ऑफ आएगा। असेम्ड ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज़ से आप शर्मिंदा होते हो तो असेम्ड ऑफ होता है। अवेल के साथ भी ऑफ का प्रयोग होता है। अच्छा, अवेल के साथ आपका क्या आएगा? अवेल के साथ आपका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है, ये भी आप ध्यान रखना। जैसे यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस वीडियो, आपको इस वीडियो से लाभ कमाना चाहिए, तो अवेल का मतलब अवेल के साथ भी ऑफ आएगा। ब्लाइंड के साथ भी ऑफ का प्रयोग होता है, ब्लाइंड के साथ भी क्या होता है? ऑफ का प्रयोग होता है। तो ब्लाइंड के साथ क्या होता है? ऑफ का प्रयोग होता है।
तो अच्छा, ब्लाइंड तो मुझे लगता है यहाँ गलती से छप गया, वैसे ब्लाइंड के साथ ऑफ का तो प्रयोग हो नहीं सकता, ब्लाइंड के साथ मैं यहाँ पर मुझे लगता है गलती से छप गया। देखो ब्लाइंड, जब किसी चीज़ को आप ध्यान बिल्कुल नहीं देते तो उसके लिए ब्लाइंड टू होता है। जैसे यू आर ब्लाइंड टू, जैसे पेरेंट्स शुड नॉट बी ब्लाइंड टू चाइल्ड्स मिस्टेक, माता पिता को बच्चों की गलती के प्रति ब्लाइंड नहीं होना चाहिए ना, उनको ध्यान देना चाहिए, उससे बिल्कुल मतलब ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी अगर आँख से आप अंधे होते हो तो उसके लिए विथ आता है या इन आता है ना। जैसे मैं कहूँ कि द मैन इज़ ब्लाइंड इन वन आई, द मैन इज़ ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आँख से अंधा है तो इसको कहेंगे द मैन इज़ ब्लाइंड इन वन आई। या एक आँख से अंधा है तो उसके लिए आप विथ का भी प्रयोग कर सकते हो, द मैन इज़ ब्लाइंड विथ वन आई। तो इन और वन दोनों इन और विथ दोनों आ सकते हैं। और किसी चीज़ के लिए आप ब्लाइंड होते हो तो उसके साथ टू आता है। तो ये ऑफ मुझे लगता है यहाँ गलती से छप गया है ना, ऑफ का प्रयोग तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे मालूम है ना, ये ऑफ नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लेना। सर्टेन के साथ ऑफ आएगा, कैपेबल माने योग्य होना, उसके साथ भी ऑफ आएगा। एनवियस मतलब होता है मतलब जलना, ईर्ष्या रखना, तो जेलस का मतलब ईर्ष्या रखना, दोनों के साथ ऑफ आएगा। एनवियस ऑफ समथिंग, एनवियस ऑफ समबडी, जेलस ऑफ समबडी। फुल ऑफ समथिंग होता है, होपफुल मतलब होता है, उसके साथ भी ऑफ आएगा। मेड के साथ ऑफ आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेड के साथ ऑफ आएगा। जैसे हम कहें कि दिस हाउस इज़ बिल्ड दिस, या कहते हैं कि दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, ये कुर्सी लकड़ी की बनी है, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड ना। मेड के साथ ऑफ आएगा। रॉब के साथ भी ऑफ आएगा। सॉर्ट ऑफ, रॉब का मतलब होता है लूटना ना। तो जैसे कहें कि द डेकॉइट्स, मतलब डाकू ने क्या किया, डेकॉइट्स मतलब डाकू होते हैं ना, डेकॉइट्स रॉब्ड यू ऑफ योर पर्स। डेकॉइट्स ने क्या किया, आपके पर्स आपसे क्या किया, और मतलब उसको रॉब कर लिया, उसको लूट लिया, तो रॉब के साथ भी ऑफ आएगा। अच्छा, शॉर्ट के बारे में आप जान लो, शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कि कमी होना। शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कि कमी होना, तो इसको ये सारे शब्द आप याद कर लो। और टैड ऑफ, किसी चीज़ से आप थक जाते हो उसके साथ ऑफ आता है। ये वीडियो लंबा हो रहा है, सॉरी, थोड़ा कफिंग वगैरह आने लगा, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, कितना भी लंबा हो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ना जितना आप मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा भाई। ये सारे शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे शब्द अच्छे से नोट कर लेना कॉपी पेन पे, 2-3 बार आप रिवाइज़ कर लेना, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। देखते हैं, एक्सेस के साथ टू आएगा। एक्सेस मतलब होता है पहुँच होना, एक्सेप्टेबल मतलब होता है स्वीकार्य होना, तो उसके साथ टू आएगा। एकस्टम्ड मतलब होता है परिचित होना, उसके साथ भी टू आएगा। एडिक्टेड मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना, उसके साथ भी टू आएगा। अच्छा, एडिक्टेड टू का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ का आदी होना, और डिवोटेड टू का मतलब होता है किसी अच्छी चीज़ का आदी होना, किसी अच्छी चीज़ के प्रति समर्पित होना, तो इसको आप ये अंतर भी देख लेना। एडियर के मतलब भी टू आएगा। एडियर का मतलब होता है लगाव होना, किसी चीज़ से चिपके रहना, उसके साथ भी एडियर आएगा। अफेक्शनेट का मतलब होता है किसी के प्रति स्नेह भावना रखना, उसके साथ भी अफेक्शनेट टू आएगा। एग्रीएबल के साथ भी टू आएगा। अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, उसके साथ भी टू आएगा। और अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, उसके साथ भी टू आएगा। एप्लीकेबल मतलब होता है लागू होना, उसके साथ भी टू आएगा। एप्लीकेबल मतलब जो लागू होता है ना, लागू होने योग्य है, तो एप्लीकेबल भी होगा। अप्रोप्रिएट मतलब उचित होना, उसके साथ भी टू आएगा। अप्रोच माने पहुंच होता है, उसके साथ भी टू आएगा। अटेंड मतलब होता है ज्वाइन करना, उसके साथ भी टू आएगा। अटेंशन मतलब जैसे मैं कहूँ ध्यान देना, अटेंशन मैंने ध्यान, जैसे कहूँ पे अटेंशन टू दिस चैप्टर, पे अटेंशन टू दिस, पे अटेंशन टू दीज रूल्स, तो उसके साथ भी टू आएगा। बिलोंग के साथ भी टू आता है, जैसे आई बिलोंग टू दिस सिटी, तो उसके साथ भी टू आएगा। कंट्रेरी मतलब होता है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है कि विपरीत होना, तो कॉन्ट्रेरी टू भी आएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि नाइट इज़ कॉन्ट्रेरी टू डे, या फिर मैं कह दूँ कि द चाइल्ड इज़ कॉन्ट्रेरी टू हिज फादर, बच्चा जो है अपने बाप के एकदम मतलब एकदम विपरीत है, उसके एकदम, उससे एकदम अपोजिट है, उससे क्या है, एकदम अपोजिट है। वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि भाई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो नो मैटर हाउ लॉन्ग वीडियो इज़ ना, ये मैटर नहीं करता कि वीडियो कितना लंबा हो रहा है। अपोजिट टू होता है ना, अपोजिट के साथ भी टू ही आएगा। अच्छा, अपोजिट, और अच्छा एक शब्द मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो हार्मोन का, हार्मोन में कह रहा हूँ, होमोफोन्स, सॉरी ये उसको हम कहते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। होमोफोन्स का आपका मतलब, होमोफोन्स का आपका विषय बन जाता है। ये अपोजिट, अपोजिट एक आपका अपोजिट होता है और एक आपका अपोजिट होता है, ये वाला, दोनों में अंतर है दोस्त, यहीं पर आप समझ लो। ये होमोफोन का जो है मुद्दा बन जाता है। अपोजिट मतलब होता है विरोध, आप जानते हो अपोजिट होना, किसी चीज़ के विरोध होना, मतलब विरुद्ध होना, या किसी चीज़ के विपरीत होना, उसको अपोजिट कहते हैं। इस वाले अपोजिट का मतलब होता है प्रॉपर, उचित होना, जो उचित हो उसको अपोजिट कहते हैं। तो ये आप जानते रहो ना। तो आगे देखते हैं, ये आप समझ गए। तो अपॉइंट हो गया, एप्लीकेबल, अप्रोप्रिएट हो गया। अप्रोच मतलब पहुंच होना, उसके साथ भी टू। अटेंड के साथ भी टू। अटेंशन के साथ भी टू।
बिलोंग के साथ भी टू, कॉन्ट्रेरी के साथ भी टू, और ड्यू टू होता है ना, ड्यू टू मतलब होता है की वजह से। डिवोटेड के मतलब बता दिया, अच्छे अर्थ में होता है, ये बुरे अर्थ में होता है, ये अच्छे अर्थ में, बुरे अर्थ में, तो डिवोटेड टू हो गया आपका। इक्वल टू होता है, इक्वल टू मतलब के समान होना, एक्सेप्शन माने अपवाद होता है, उसके साथ भी टू। इंडिफरेंट मतलब समान होता है, उसके साथ भी टू। इंडिफरेंस के साथ भी टू आएगा, की के साथ भी टू आएगा। की मतलब क्या होता है, चाबी। जैसे दिस इज़ अ की टू दिस लॉक, इस ताले का चाबी ये है। दिस इज़ अ की, या दिस इज़ द की टू दिस लॉक, इस ताले की चाबी ये है। तो आप समझ सकते हो। लिसन के साथ भी टू आता है, जैसे लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तो लिसन के साथ भी टू आएगा। लॉयल का मतलब वफादार, इसके साथ भी टू। ऑब्लाइज के साथ मैंने आपको बताया कि जब आप किसी इंसान के प्रति एहसानमंद होते हो, किसी इंसान के प्रति आप कृतज्ञ होते हो, तो उसके साथ टू आएगा। किसी चीज़ के आप कृतज्ञ होते हो तो उसके साथ फॉर आएगा। तो ऑब्लाइज के साथ भी टू का प्रयोग हो सकता है, अपोजिट के साथ भी टू का प्रयोग, अपोजिशन के साथ भी टू का प्रयोग। प्रीफर का मतलब होता है ज़्यादा प्राथमिकता देना, ज़्यादा पसंद करना, उसके साथ भी टू आएगा। प्रायर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके लास्ट में आई ओ आर होता है, वो लैटिन से लिए गए हैं, उनके साथ भी आपका टू का ही प्रयोग होता है। जैसे प्रायर हो गया, या ये इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। देखो इन सभी शब्द के लास्ट में आई ओ आर है, ये लैटिन से लिए हुए वर्ड हैं, इनके साथ टू आता है। इनके साथ देन नहीं आता, ऑलवेज रिमेंबर दैट। प्रायर का मतलब क्या होता है, जो मतलब जो पहले आ जाए ना, जो पहले आता है उसको पूर्ववर्ती कहते हो। आप क्या कहते हो, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। इनके साथ टू आएगा, प्रायर के साथ पूर्ववर्ती होता है। और ये इन्फीरियर का मतलब होता है जो निम्न कोटि का हो, सुपीरियर का मतलब जो उच्च कोटि का हो, पोस्टीरियर मतलब होता है जो बाद में आए, एंटीरियर का मतलब होता है पूर्ववर्ती, जूनियर का मतलब जो छोटा हो, सीनियर का मतलब जो बड़ा हो। तो ये सारे शब्द का अर्थ आप जान लो, इनके साथ टू आएगा। और इसी तरीके से रिड्यूस मतलब होता है कम होना, उसके साथ भी टू आएगा। रिफ़र के मतलब होता है किसी की तरफ कोई संदेश भेज देना, जैसे या किसी को किसी मतलब जैसे रिफ़र कर देना। या फिर रिफ़र का मतलब वो भी होता है जैसे जब कोई मरीज़ बीमार होता है तो उसको एक हॉस्पिटल में ठीक नहीं कर पाते तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में स्थगित कर देते हैं, दूसरे स्थानांतरित कर देते, तो उसके साथ भी टू आता है। तो रिफ़र के साथ भी टू आएगा। रिस्पॉन्सिबल के साथ भी टू आएगा ना, जिम्मेदार होना। सैक्रेड माने पवित्र होना, उसके साथ भी टू आएगा। सब्जेक्ट माने अधीन होना, किसी का गुलाम होना, उसके साथ भी टू आएगा। जैसे मैं कहूँ कि वी वर सब्जेक्टेड टू, हम लोग गुलाम थे। वी वर सब्जेक्टेड टू इंग्लिश मैन, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो वी वर सब्जेक्टेड टू। ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा होना, ट्रू टू। जैसे मैं कहूँ कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप के प्रति सच्चा रहो, बी ट्रू टू योर सेल्फ। एक्सीड मतलब होता है सहमत होना, उसके साथ भी टू आएगा। देखो शब्दों का अर्थ भी आप नोट कर लेना। एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना, तो एक्सीड के साथ टू आएगा। अकॉर्डिंग के साथ टू आएगा। ब्लाइंड के साथ भी टू आएगा, मैंने आपको बताया ना, ब्लाइंड के साथ ऑफ नहीं आता। ब्लाइंड के साथ टू आएगा, अगर किसी चीज़ को आप नज़रअंदाज कर देते हो तो उसके साथ टू आएगा। जैसे मैं कहूँ कि पेरेंट्स मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू देयर चाइल्ड्स बिहेवियर, मतलब माता पिता को अपने बच्चों के बर्ताव के प्रति ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं बनना चाहिए, उसके नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी आँख से अंधा होने के अर्थ में ब्लाइंड विद क्या होता है, ब्लाइंड के साथ तब भी आएगा, तो ब्लाइंड विद वन आई, या ब्लाइंड या उसके साथ इन भी आ सकता है, तो ब्लाइंड इन वन आई दोनों आएगा। तो ये ब्लाइंड के बारे में रहा, आप देख लो। कंडेम मतलब होता है दोष लगाना, उसके साथ भी टू आएगा। फेथफुल मतलब वफादार, लॉयल मतलब भी वफादार, ऑनेस्ट का मतलब भी, ऑनेस्ट के साथ तो इन आता है, तो आप समझ लो इनके साथ टू आएगा। फैटल का मतलब होता है घातक, उसके साथ भी टू आएगा। इंडेप्टेड का मतलब इनडेटेड, इसको इनडेटेड कहते हैं, इन डेटेड, इसको डेटेड पढ़ेंगे, इनडेटेड, इसके साथ भी टू आएगा ना, कर्जदार होना। और इनडेटेड हो गया। इन्फीरियर वगैरह ये मैंने आपको बता दिया। इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, जैसे आई इनवाइट यू टू डिनर, तो इसके साथ टू आएगा। काइंड का मतलब दयालु होना, उसके साथ भी टू आएगा। मैरिड मतलब होता है शादी करना, उसके साथ भी टू ना, जैसे सीता, मदर सीता वॉज मैरिड टू लॉर्ड रामा, मदर सीता वॉज मैरिड टू लॉर्ड रामा, तो आप जानते हो इसके साथ भी टू आएगा। ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी होना, जैसे स्टूडेंट मस्ट बी ओबीडियंट टू देयर टीचर्स। तो पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात करना ना, इन्हें पक्षपात करना, सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए, तो इसका सरकार को जनता के बीच में पक्षपात नहीं करना चाहिए, जिसका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी पार्शियल टू, गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी पार्शियल टू द पीपल। क्लियर ना, आगे देखते हैं। तो पार्शियल मतलब रिलेटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ, उसके साथ भी टू आएगा। रिप्लाई मतलब उत्तर देना, उसके साथ भी टू आएगा। सेंटेंस मतलब होता है कि सजा देना, जैसे सेंटेंस टू डेथ, मृत्युदंड दे देना, उसके साथ भी टू आएगा। अननोन मतलब होता है अनजाना होना, अज्ञात होना, उसके साथ भी टू आएगा। और मैंने आपको बताया था झुकने के अर्थ में, चाहे ईल्ड आए, चाहे सकम्ब आए, चाहे सकम्ब आए, ये आप समझ लीजिए, आपका सी है ना, ई नहीं है। SUCCUMB, सकम्ब आए, चाहे स्टूप आए, क्या है, चाहे स्टूप आए, या सरेंडर आए, क्या है, सरेंडर आए, झुकने के अर्थ में, इन सब के साथ क्या आएगा, टू आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, सारे पॉइंट नोट कर लेना आप। ईल के साथ हो गया। अब जी के अंतर्गत देखते हैं हम।
जैसे आपका हो गया एक्वेंटेंस मतलब परिचय होना, उसके साथ विथ आएगा। कंपैरिजन मतलब तुलना, उसके साथ भी विथ आएगा। कन्फॉर्मिटी मतलब होता है सामना, उसके साथ भी विथ आएगा। इनमिटी जैसे यू शुड नॉट हैव इनमिटी विथ एनीवन, आपका किसी से दुश्मनी ना हो तो उसके साथ विथ आएगा। वन शुड हैव कन्फॉर्मिटी विथ प्रॉब्लम्स, किसी को भी मतलब द ब्रेव शुड हैव कन्फॉर्मिटी विथ प्रॉब्लम्स, बहादुर को क्या करना चाहिए, मुश्किलों से सामना करना चाहिए। तो हम कहेंगे यू, जैसे मैं कहूँ कि एन ऑर्डिनरी मैन हैज़ नो कंपैरिजन विद दिस मैन, इस इंसान कोई एक साधारण आदमी की तुलना इस इंसान से नहीं हो सकती। एक्वेंटेंस विद, जैसे आई हैव एक्वेंटेंस विद यू, मेरा आपसे परिचय है, तो मतलब जान पहचान है। तो इंटरकोर्स मतलब होता है वो संभोग वगैरह करना, सेक्स वगैरह करना, तो उसको होता है, आप उसको देख लो, इंटरकोर्स होता है। और बिजी का मतलब होता है बिजी, बिजी विथ समथिंग, किसी चीज़ से आप व्यस्त हो, जैसे आई एम बिजी विद लॉट्स ऑफ वर्क। इंटीमेसी मतलब होता है लगाव होना, गहनता होना, उसके साथ विविध कवरेज होता है। एफेक्टेड का मतलब होता है अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब क्या होता है, अफेक्टेड प्रभावित होना, या कह लो आप एक अर्थ में पीड़ित होना ना, पीड़ित होना, या आप उसको संतप्त कहते हो, जो भी कहते हो। तो जैसे हम कहें कि दिस एरिया ये जो क्षेत्र है, इज एफ्लिक्टेड विथ मतलब पीड़ित है किससे, प्रभावित है किससे, एफ्लिक्टेड विथ पीड़ित है किससे, कोविड-19, कोरोना वायरस से, कोविड-19। क्लियर ना, अफेक्टेड विथ मुझे लगता है आप समझ गए। कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट होना किसी चीज़ से, इंडाउड माने सजा होना किसी चीज़ से, गिफ्टेड मतलब गिफ्टेड विद मतलब लॉट्स ऑफ चाइल्ड आर गिफ्टेड विद यूनिक क्वालिटीज़, कई सारे बच्चे, या यूँ कह लो कि ऑल द चाइल्ड, या यूँ कह लो कि एवरीवन इज़ गिफ्टेड विद यूनिक क्वालिटीज़, सभी लोग यूनिक क्वालिटीज़ से क्या हैं, गिफ्टेड हैं। तो इन्फेक्टेड मतलब होता है आप समझते हो, इन्फेक्ट वो जो इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन जो हो जाता है, उस इन्फेक्टेड विथ समथिंग होता है, क्या होता है, इन्फेक्टेड विथ समथिंग, किसी चीज़ से जब आप इन्फेक्ट हो ना, इन्फेक्ट आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके साथ आप विथ लगाते हो। इन्फेस्ट का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ से जब आप घिरे हुए होते हो, उसके साथ विथ। अच्छा, इन्फेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ बुरी चीज़ से घिरे हुए होना, किसी बुरी चीज़ से भरा हुआ होना, उसके साथ विथ आता है। जैसे मैं कहूँ कि माई लाइफ इज़ इन्फेस्टेड विथ प्रॉब्लम्स, मेरी जो जीवन है, मेरा जो लाइफ है, वो प्रॉब्लम से क्या हुआ है, इन्फेस्ट है। हालांकि मेरा ही नहीं, सभी का जीवन जो है वो प्रॉब्लम से इन्फेस्टेड है ना, ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। इन्फेस्ट के साथ विद आएगा। भरे हुए वैसे भरे हुए के अर्थ में जितने भी शब्द हैं उनके साथ विथ ही आएगा। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको बता ही देता हूँ। भरे हुए के अर्थ में जितने भी शब्द आएंगे उनके साथ केवल और केवल विथ ही आएगा। जैसे पैक्ड हो गया, पैक्ड मतलब भी भरा हुआ होना, उसके साथ भी विथ आएगा। क्राउडेड मतलब भी भरा हुआ होना होता है, उसके साथ भी विथ आएगा। स्वैम्ड मतलब होता है एकदम लबालब ना, मतलब दलदल से भरा होना, तो उसके साथ भी विथ आएगा ना। टीम्ड मतलब होता है लबालब भरा होना, कोई मतलब एकदम लबालब भरा होना, किनारे तक एकदम, टीम के साथ भी विथ आएगा ना, इसके साथ भी विथ आएगा। तो भरे हुए के अर्थ में आप देख रहे हो कि फील्ड हो गया, फील्ड मतलब भी भरा, फील्ड के साथ भी विथ ही आएगा, मतलब भरा हुआ होने के अर्थ में विथ ही आएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो इन्फेस्टेड के साथ क्या आएगा, विथ आएगा। इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित करना, उसके साथ भी विथ आएगा। इन्वेस्टेड मतलब भी विथ आएगा। इन्वेस्टेड मतलब होता है लगाना, कोई पैसे उसे लगाना ना। ओवरकम मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब किसी हतोत्साही टाइप का होना, ओवरकम। जैसे ही इज ओवरकम विथ जॉय, वो खुशी से एकदम क्या है, हतोत्साहित हो गया है। तो सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, उसके साथ भी विथ आएगा। कंटेंटेड मतलब भी संतुष्ट होना, उसके साथ भी विथ आएगा ना। जैसे आई एम सेटिस्फाइड विद यू, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। कंप्लाई के साथ भी विथ आएगा। कोप के साथ मतलब सामना करना, उसके साथ भी विथ। डिसएग्री मतलब होता है असहमत होना, उसके साथ भी विथ। डिस्पेंस का मतलब होता है को छोड़ देना, को जरूरी ना समझना। क्या होना, को छोड़ देना, को छोड़ देना, या को जरूरी ना समझना, को जरूरी ना समझना। मैंने कहा था कि एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लंबा हो रहा है। देखो चीज़ें समझ करके हम समझ आगे चलते हैं। वीडियो लंबी हो रही थी, दैट इज़ नॉट अ इश्यू, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। आगे देखते हैं हम। 1 घंटे कुछ 13 मिनट के हो गए, देखते हैं। तो इसके साथ क्या होगा, डिस्पेंस मतलब होता है कोई ज़रूरी ना समझना। जैसे मैं कहूँ कि स्टूडेंट शुड डिस्पेंस विद द स्टूडेंट शुड डिस्पेंस विद एफबी, स्टूडेंट शुड डिस्पेंस विद सोशल मीडिया। एक मतलब एक जो छात्र होता है इस समय ड्यूरिंग एग्ज़ाम, स्टूडेंट शुड डिस्पेंस विद सोशल मीडिया ड्यूरिंग एग्ज़ाम। सोशल मीडिया को मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं समझना चाहिए, उनको सोशल मीडिया को ज़रूरी नहीं समझना चाहिए उनके एग्ज़ाम के दौरान ना। तो उसके साथ डिस्पेंस विथ आएगा। चलो, फिल के साथ भी विथ आता है, मैंने बता दिया। मिडल के साथ भी विथ आएगा। सिंपैथाइज, मिडल का मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब क्या करना, मिडल मतलब किसी संघर्ष करना टाइप का, तो उसके साथ भी जूझना टाइप का, उसके साथ भी विथ आएगा। सिंपैथाइज के साथ भी विथ आएगा। बीजी के साथ भी विथ आएगा।
चार्ज के साथ मतलब बीत आएगा। चार्ज का मतलब होता है दोष लगना है, आवेशित होना। जैसे मतलब कहेंगे दिस क्रिमिनल इज चार्ज विथ मर्डर केस, मर्डर केस से वो चार्ज है, या मर्डर ना, चार्ज विथ मर्डर, मतलब दिस क्रिमिनल इज चार्ज विथ मर्डर या किलिंग। फैमिलियर के साथ भी बीत आएगा, फैमिलियर विथ ना समथिंग होता है, फैमिलियर टू समबडी होता है, फील्ड के साथ बीत आएगा। मैड विथ समथिंग होता है ना, प्लीज के साथ भी बीत आएगा। खुशी होने के अर्थ में भी विथ ही आता है। सप्लाई के साथ भी बीत आएगा। ट्रेम्बल मतलब कामना, उसके साथ कांपना, ट्रेम्बल का मतलब कांपना, उसके साथ भी क्या आएगा, विथ आएगा। ये सारे शब्द देखो, वीडियो पॉज करके आप सारे शब्द नोट कर लेना और इसको 2-3 बार आप रिवाइज कर लेना, 3-4 बार रिवाइज कर लेना। एग्ज़ाम लेने जाने से पहले आप ये सारे शब्द रिवाइज कर लेना। अच्छा, एग्ज़ाम को हम टेक करते हैं, जो स्टूडेंट होता है वो एग्ज़ाम क्या करता है, टेक करता है। और जो एग्जामिनर होता है, जो एग्ज़ाम जो परीक्षक होता है, वो क्या करता है, वो एग्ज़ाम गिव करता है। मतलब टीचर क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, स्टूडेंट एग्ज़ाम लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके साथ देखते हैं क्या है, लिप के साथ ऑन। देखो, कोई चीज़ अगर आप खाकर जीते हो तो लिव ऑन और फीड ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ खाकर जीना। जैसे मैं कहूँ कि अ हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास, एक घोड़ा जो होता है वो घास खाकर जीता है, तो उसके साथ ऑन आएगा। लिव और फीड के साथ ऑन आएगा। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ भी ऑन आएगा, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन सक्सेस। कमेंट के साथ भी ऑन आएगा। डिसाइड के साथ ऑन आएगा। रिलाई मतलब होता है विश्वास करना, उसके साथ भी ऑन आएगा। डिपेंड मतलब होता है निर्भर करना, उसके साथ भी ऑन आएगा। इम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना, इम्बार्क का मतलब नाव पर चढ़ना या फिर कहीं पर चढ़ना, उसके साथ ऑन आएगा। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर डालना, उसके साथ भी ऑन आएगा। इंसिस्ट। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, थोड़ा कफिंग हो रही है, वो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ पर टिक जाना, मतलब टिक जाना, उसके साथ भी ऑन आएगा। सबसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे कायम रहना ना, या किसी के सहारे जीना, उसको सबसिस्ट के साथ ऑन आएगा। जैसे मैं कहूँ कि द पुअर सबसिस्ट ऑन वट एवर दे हैव, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास जो कुछ भी होता है उसके साथ वो सबसिस्ट, उसी पे वो सबसिस्ट होते हैं ना। ये आप नोट कर लेना। देखते हैं ग्रीप्ड। ग्रीप्ड का मतलब क्या होता है, ग्रीप्ड का मतलब होता है दुखी होना। तो किसी चीज़ पे अब जब दुखी होते हो तो ग्रीप्ड ऐड हो जाता है। नॉक मतलब उसके साथ ऐड आएगा। आपको एग्जाम में आएगा कि अपॉर्चुनिटी, अवसर जो होती है, नॉक्स ऑन द डोर, जो गलत है, होना क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, ऐड हो जाएगा ना। लॉब के साथ ऐड आएगा। अच्छा, हंसने के अर्थ में जो भी शब्द आएंगे उनके साथ ऐड का ही प्रयोग होगा। जैसे लॉफ हो गया, स्माइल हो गया, स्नीयर हो गया, या मॉक, मॉक मतलब हंसी उड़ाना, उसके साथ भी ऐड आएगा। चकल माने कई प्रकार की हंसी होती है। चकल मतलब होता है दबी हुई हंसी, उसके साथ भी ऐड आएगा। और दबी हुई हंसी को आप स्नीगर भी कहते हो। स्नीगर क्या कहते हो, स्नीगर कहते हो या स्नीकर कहते हो। ये सब के मतलब होता है दबी हुई हंसी, इन सब के साथ ऐड आएगा। मतलब हंसने के अर्थ में हमेशा ऐड का ही प्रयोग होगा ना, ये आप हमेशा याद रखो। और जैसे मैं आपको और बताऊँ, स्मक मतलब होता है, स्मक मतलब जैसे कोई इंसान जो है, चोर मैं कहने जा रहा था, कोई इंसान अगर मान लो चोर को ही ले लेते हैं, अगर चोर मान लो तकलीफ़ में फंस गया तो आप हंसने लगे क्योंकि चोर तकलीफ़ में है। तो किसी को तकलीफ़ में देख करके, जैसे चोर आपके घर में चोरी करने आया और वो पकड़ा गया, तो आप उसको देख करके हंसने लगे, तो वो तो तकलीफ़ में है। अगर आप उसको देख करके हंस रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप स्मक कर रहे हो ना। किसी को तकलीफ़ में देख करके हंसना, तो उसको स्मक कहते हैं। इसी को आप सिंपर भी कहते हो। ये सारे शब्द भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ भी क्या आएगा, इसके साथ भी ऐड आएगा। मतलब हंसने के अर्थ में जितने भी शब्द हैं उनके साथ ऐड आएगा। अच्छा, स्माइल के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, स्माइल के साथ भी ऐड का ही प्रयोग होगा, लेकिन स्माइल के साथ ऑन का प्रयोग तब हो, स्माइल के साथ ऑन का भी प्रयोग होता है, और स्माइल के साथ ऑन का प्रयोग तब होता है जब भाग्य मेहरबान होता है। भाग्य मेहरबान होता है तब, भाग्य अगर मेहरबान हो तो उस अर्थ में स्माइल के साथ ऑन आता है। क्या आता है, ऑन होता है। भाग्य मेहरबान होना। जैसे मैं कहूँ कि योर लक, योर लक स्माइल्स ऑन यू, तो इसका अर्थ क्या हो गया पता है, आपका भाग्य आप पर मेहरबान है। तो जब भाग्य मेहरबान हो तब उसके अर्थ में हम ऑन का प्रयोग करते हैं, और वैसे तो हम उसके साथ ऐड का प्रयोग करते हैं ना। जैसे मतलब मैं ये कहूँ कि आई स्माइल एट यू, मैं आप पे मुस्कुराता हूँ, तो इस तरीके से। स्टेयर और ग्लेयर, और देखने के अर्थ में भी ऐड का ही प्रयोग होता है। जैसे लुक एट होता है, ग्लेयर एट होता है, स्टेयर एट होता है। लुक माने देखना, सी माने देखना, ग्लेयर माने निहारना, स्टेयर माने घूरना ना। और इन सब के साथ ऐड का प्रयोग होगा। पर यूज़ मतलब होता है किसी चीज़ का अवलोकन करना, उसको देखना अच्छे से, उसके साथ भी ऐड ही आएगा। और आई मतलब भी देखना होता है। आई माने जो आँख होता है ना, इसके मतलब भी जब इसको एक वर्ब के रूप में आप यूज़ करोगे तो इसके मतलब भी देखना, इसके साथ भी ऐड ही आएगा। और वंडर का मतलब क्या होता है, आश्चर्य करना, इसके साथ भी क्या आएगा, ऐड ही आएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, खैर ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट था।
आप मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये सारे शब्द आप क्या करना, कॉपी पेन लेकर के सारे शब्द आप नोट कर डालना। 3-4 बार आप रिवाइज कर लेना, बाकी एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू।